गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अपने फिजिक्स का प्रॉबेबली लास्ट सेक्शन, क्योंकि मुझे लगता है इसमें हमने बीपीएससी में जितने भी फिजिक्स के क्वेश्चन आए हैं वो सारे एकोमोडेट कर लिए हैं। तो देखते हैं आज के सेक्शन में हम लोग को क्या क्या मिलता है। तो यह है हमारा बीपीएससी का लास्ट 10 साल का सारा फिजिक्स का क्वेश्चन का लास्ट सेशन। ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को हमको समझना पड़ेगा एक कंटेक्स्ट के हिसाब से, क्योंकि अगर मान लो ये वाला ऑप्शन नहीं दिया होता ना तो फिर ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता। बिकॉज आपको देखो, एक तो ऑब्वियसली पहला ऑब्वियस आंसर है हमारा एमिमीटर। ठीक है, इसको आपको नहीं पता है। मान लीजिए आपको, देखिए मेरा ऑब्वियसली सारा अप्रोच हमारा एग्जामिनेशन में जो भी होता है मैं हमेशा ऐसे लेके चलता हूँ कि हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, आपको मान लीजिए कन्फ्यूजन, तो आप देखिए इसमें कहीं ना कहीं आपको एम्पियर वर्ड छुपा हुआ दिख रहा है और एम्पियर आपको करंट का ये होता है। तो फिर अगर आपको वोल्ट में वोल्ट छुपा हुआ है तो आपको ये चीज़ पिक करना पड़ेगा। अगर आपको मान लीजिए दिया होता है इस क्वेश्चन में कि पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्टेज भी कहते हैं, ठीक है, तो वो हमारा फिर ए वाला आंसर हो जाता है। तो ये एक अलग बात है जो कि मैंने आपको एक हिंट दे दिया। उससे बड़ी बात इस क्वेश्चन में क्या आती है कि चलो एक तो ये आंसर हो ही गया, ऑब्वियसली ये गलत है, ये करंट के लिए नहीं होता है। इसका क्या करना है हमें? अब ये जो गैल्वेनोमीटर होता है ये आपको बहुत छोटा स्केल पे आपको करंट को मेजर कर सकता है और ये आपको करंट का डायरेक्शन भी बता सकता है। तो अब इस हिसाब से हमारा आंसर ये हो जाना चाहिए, बिकॉज इसमें मोर देन अबव ये इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये दोनों इंक्लूडेड होता है। ये तो अपना हो ही गया कि पोटेंशियल डिफरेंस आता है। और ये देखिए पोटेंशियोमीटर, अभी आप बस ये समझ लीजिए कि ये आपको अपना रेजिस्टेंस चेंज करके आपको डिफरेंट अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज नाप सकता है। ये एक प्रॉपर क्लास है 2 से 2.5 घंटे का, इसलिए मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। आपको इसके लिए मैंने बस ब्रीफ आइडिया दे दिया कि आप इतना आपको आइडिया रहे, क्योंकि इसमें भी देखिए आपको आइडिया मिल ही जा रहा है कि इसमें क्या है कि ये डिफरेंट वेरिंग अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस को नापने का एक डिवाइस है, अरेंजमेंट है। ये क्यों बनाया गया, इसमें क्या डिफरेंसेस है, इसको मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो आपके क्वेश्चन में भी नहीं आएगा, क्योंकि अभी उसमें जाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो बस इतना याद रखिए। हाँ, इसको लेके आपको क्वेश्चन में कुछ बता दूंगा कि इसको लेके आते रहते हैं क्वेश्चन थोड़े अंदर डीप वाले भी, तो मैं उसको कवर अप कर ले रहा हूं कि इसमें क्या होता है। ठीक है, तो अब देखो, अगर मुझे पहले तो हमने ये समझ लिया कि गैल्वेनोमीटर को हम बहुत छोटे मात्रा के करंट के लिए ही यूज करते हैं। ये आप जैसे मान लीजिए मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर, ये सब के लिए, मतलब एम्पियर के लिए यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये आपको अभी दिमाग में रखना है। ठीक है, अच्छा चलिए उससे पहले हम लोग एक बात कर ले रहे हैं कि ये आपको अभी गैल्वेनोमीटर नहीं है, ये आपको एक सर्किट है जिसमें आपको एमीमीटर और वोल्ट मीटर दोनों अलग अलग करके दिखाए गए हैं। अलग अलग का मतलब क्या, सिंस अब ये डायग्राम है तो या तो मैं क्या करता कि एक डायग्राम में एक ये लगाता, दूसरा डायग्राम में यहाँ पे एम्पियर वाला लगाता, तो बात समझाता। लेकिन एक ही डायग्राम में आपको समझाना चाह रहा हूँ, बस मैं इतना आपको भाषण इसलिए दे रहा हूँ कि आप ये ना समझे कि दोनों एक साथ लगा हुआ है। ठीक है, अब चलो पहले हम लोग वोल्ट मीटर करते हैं। वोल्ट मीटर करता क्या है, तो हमने देखा कि वो वोल्टेज नापता है। अब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन क्या आता है कि आपको वोल्ट मीटर बताइए, हम लोग पैरेलल में लगाएंगे कि आपको सीरीज में लगाएंगे, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है या कम होता है, ये इस टाइप के क्वेश्चन से आते रहते हैं। तो उसको कैसे टैकल करेंगे? तो देखिए पहला बात तो आप समझिए कि मान लीजिए हमको जब बोलते हैं कि हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस नापते हैं, तो इस लाइन का मतलब क्या है, किसी चीज के अराउंड नापते हैं, यही इसका मतलब ना। लाइक मान लीजिए मिक्सी चला रहा है, चटनी पीसना है, ठीक है, तो उसके अराउंड कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, वही तो उसको ताकत दे रहा है नचाने का। अब वो नापेंगे ना। मान लीजिए इधर भी पोटेंशियल आपको 20 है, उधर भी पोटेंशियल 20 है, दोनों का डिफरेंस कितना 0 हुआ, तो थोड़े नाचेगा। तो वो डिफरेंस है जो कि उसको नचाता है। मैं उसमें नहीं घुस रहा हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्यों नचाता है, ठीक है, वो अभी आप हटा दीजिए। ठीक है, अब ये मान लीजिए यही अपना मिक्सी है, तो अगर हमको नापना कोई चीज के अराउंड, तो हम ऑब्वियसली उसके अराउंड चीजों को लगाएंगे ना। अब ये चीज इसके अराउंड लगा दी है, आप बोलोगे कि नहीं सर हम इसके अंदर से होते हुए छेद लगा के जाते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली वो नहीं होगा, मैं बता रहा हूं, इसको मैं आपको समझाने के लिए ये वाला क्वेश्चन दिया था। अब चलो थोड़ा सर्किट के हिसाब से बात करते हैं कि आपको पता है जब सर्किट वाला चीज हम लोग पढ़े हैं कि जब दो चीज पैरेलल में होता है तो इसका और इसका जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। एंड ये कॉन्सेप्ट को यूज करना हमें
सर्किट के थ्योरी से पता था, तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए जब हमको नापना हो तो हम अपने वोल्ट मीटर को इसको पैरेलल में लगा सकते हैं, बिकॉज ये भी उतना ही वोल्टेज डिफरेंस देगा जितना आपको इसके अराउंड हो रहा है। तो ये एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब दूसरी बात आती है कि ये पैरेलल में हम लोग क्यों लगा रहे हैं, तो इसका आंसर आपको मिल गया, ठीक है। अब दूसरा आता है कि इसका रेजिस्टेंस आपको ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए। चलिए हम लोग मानते हैं पहले कम होना चाहिए, ठीक है, कि ये आपको लेस है, ठीक है। अब अगर लेस रहेगा, मान लीजिए ये आपको 10 ओम का, ठीक है, ये 10 ओम का है, और ये मान लीजिए आपको है 2 ओम का, ठीक है, ये वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस, ठीक है। तार से कुछ तो तार से बना हुआ, तो रेजिस्टेंस तो होगा ही ना कुछ। आइडियली बहुत हो सकता है, आइडियली बहुत कम हो सकता है, लेकिन कुछ तो प्रैक्टिकली रहेगा ही। अब मान लो करंट यहां से जा रहा है, तो करंट ये तो 2 ओम है और यहाँ ज्यादा है, तो ये तो बढ़ जाएगा, ये कम रेजिस्टेंस वाले जगह पे जाएगा। अब ये अगर कम रेजिस्टेंस पे गया तो मैक्सिमम करंट इधर चला गया, और इधर से जो करंट जाना है वो आपको काफी कम गया। तो ये कंडीशन तो हम लोग नहीं चाहेंगे ना, हम लोग को नापना है इसके अराउंड पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है, हमारा मकसद ये है। तो इवेंचुअली यहां और यहां का डिफरेंस हमें चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए कि करंट बढ़ जाए और इसके अराउंड का कुछ मिल जाए और इसके अराउंड का मिल जाए और इसके अराउंड का चीज हमें ठीक से पता ही ना चले, ठीक है। तो हम आइडियली क्या चाहेंगे कि ये वोल्टेज जो यहाँ पर है ये 10 बिलियन ओम हो। 10 बिलियन ओम मतलब कि इतना बड़ा उसका रेजिस्टेंस हो कि करंट इसके अंदर जा ही ना। अब इसके अगर करंट इसके अंदर नहीं जाएगा तो फिर क्या होगा कि सारा करंट आपको आइडियली, ऑब्वियसली हम लोग प्रैक्टिकली बात नहीं कर रहे, सारा करंट फिर इसमें जाएगा, ठीक है। अब सारा करंट इसमें जाएगा तो जो भी आपको जैसे होता है ना V इजिकल टू IR, तो यहां पे V कुछ था और इस IR के कारण I यहां से गया और R ये, यहां पे आपको कोई पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, ठीक है। अब इसके कारण जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, ठीक है, अब ये पोटेंशियल ड्रॉप आएगा तो ये इसके अराउंड ही आएगा ना। यहाँ पे मान लो 20 वोल्ट है तो यहाँ पे शायद आपको 10 वोल्ट हो जाएगा, तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो हमको यही तो हमारा मकसद था। तो इसीलिए हम लोग गैल्वेनोमीटर को हमेशा जो रेजिस्टेंस होता है वो एकदम हाई लेते हैं ताकि उसमें करंट जा ही ना। अब उसमें करंट नहीं जाएगा, इसका मतलब कि सारा करंट इसमें जाएगा। अब इसमें जाएगा तो इसका और इसका पोटेंशियल ड्रॉप हम लोग नाप सकते हैं, वही हमारा मकसद है। तो आपको अब याद रहेगा कि हमारा पोटेंशियल वोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस ज्यादा क्यों है और पैरेलल क्यों लगाते हैं, क्योंकि पैरेलल इसलिए लगाते हैं कि दोनों का पोटेंशियल आपको हमेशा सेम आने वाला है, बिकॉज ये पैरेलल कनेक्शन है। तो ये हमें पता चल गया। अब आते हैं हम लोग एम्पियर पे, ठीक है। अब हमें करंट नापना है। अब हमको ये बताना है कि मिक्सी में कितना करंट जाए, क्यों नाप रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब हो सके मिक्सी का तार है जो है वो ऐसे मटेरियल से बना हुआ है जो बस 5 एम्पियर करंट झेल सकता है, उसके ऊपर नहीं झेल सकता है। और हमको पता है कि जो करंट हम लोग तार में ला रहे हैं उसमें शायद 2500 एम्पियर भी जा सकता है। तो हमको नापना पड़ेगा मिक्सी लगाने से पहले कि हाँ भाई उसमें कितना करंट जा रहा है, नहीं तो सीधे मिक्सी लगाएंगे भक से उड़ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमको देखना है, ठीक है। तो अब इसको क्या करें, अब देखो अगर मान लो हम लोग एम्पियर को, एक सेकंड साफ करने दो तो ना, मान लो इसको हम लोग यहां पे लगाए होते हैं पैरेलल में, ठीक है, लगा दिए मान लो, ठीक है। तो करंट तो यहां से फ्लो कर रहा है, मान लो कुछ भी यहां से फ्लो कर रहा है, लेकिन करंट आपको यहां से मेन फ्लो कर रहा है, यहां पे आपका मिक्सी लगा हुआ है। तो फिर हमको ये मान लो आपको 10 एम्पियर यहां से आ रहा था और यहां पे कुछ भी है, यहां पे हमको नहीं पता, यहां पे x ले लो, यहां पे 10 माइनस x जाएगा ना। अब ये x मान लो 2 रहा तो यहाँ 8 जाएगा, x मान लो 8 रहा तो यहाँ 2 जाएगा। मतलब कि बेसिकली हमको जो सही डेटा ऑफ करंट पासिंग थ्रू द इक्विपमेंट वो नहीं मिल पाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, अगर हमें सही इक्विपमेंट के थ्रू आपको कितना करंट जा सकता है वो हमें आइडेंटिफाई करना है, तो हम क्या करेंगे, उसको सीरीज में लगाते हैं, क्योंकि इसके थ्रू ये जाएगा तभी तो हम लोग को एग्जैक्टली पता चलेगा कि इसमें आपको कितना करंट हम लोग को चाहिए और कितना करंट एक्चुअली जा रहा है, ठीक है। तो ये इसलिए इसको सीरीज में लगाते हैं, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। आई होप आपको ये दोनों समझ में आ गया होगा कि एक सेकंड यार, रिमोट मैंने लगाया नहीं है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि ये आपको सीरीज में ये क्यों लगता है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। तो अभी इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग आपको वो ये सब अभी हट जाओ, रुक जाओ। ये वो गैल्वेनोमीटर को हम लोग कैसे बनाते हैं, आपको एमीमीटर, ठीक है। तो अब हम लोग क्यों बोल रहे हैं गैल्वेनोमीटर को एमीमीटर बनाना चाह रहे हैं। देखिए गैल्वेनोमीटर तो आपको करंट नाप ही रहा था, तो फिर ये क्या बात होगी कि उसको एमीमीटर बनाना है। तो यहाँ पे आइडिया ये है हमें कि आपको, आपके पास जो गैल्वेनोमीटर होता है वो आपको मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में नापता है, और आपको या तो बाजार जाने का मन नहीं है या तो पैसे नहीं है और आप
एम्पियर में नापना चाह रहे हैं, मतलब मिली और माइक्रो से हट के सीधे एम्पियर में नापना चाह रहे हैं। अब ये कौन करता है आपको जनरली, आपको एमीमीटर करता है, ठीक है, एमीमीटर करता है। तो अब हम क्या गैल्वेनोमीटर को ऐसा कुछ अरेंज कर सकते हैं कि वो मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर से सीधे एम्पियर पे पहुंच जाए, ठीक है, देखते हैं शायद हो सके। तो देखो अगर हम लोग यहाँ पे ये इस गैल्वेनोमीटर का नॉर्मल आपको सर्किट है, इसके अगर पैरेलल हम लोग एक रेजिस्टेंस लगा दे जो कि बहुत छोटा हो, ठीक है, बहुत ज्यादा छोटा, इसको एक्चुअली में इसके लिए वर्ड होता है शंट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इवेंचुअली क्या होगा आपको कि मान लो यहाँ पे 10 एम्पियर है, ठीक है, अब ये बहुत कम रेजिस्टेंस है तो यहां जाएगा करंट, और मैक्सिमम मान लो 9.8 एम्पियर करंट वो इसके थ्रू चला जाएगा, और इसके थ्रू कितना जा रहा है 0.2 एम्पियर, या हो सके इससे भी कम जाएगा, वो तो हम इसको कितना चुनते हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। हो सके यहाँ पे आपको 9.999 यू गेट द आइडिया, ठीक है, और यहाँ पे एक्चुअली में जा रहा है 3 मिली एम्पियर करंट, ठीक है। लेकिन इस अरेंजमेंट का फायदा क्या हुआ, इस अरेंजमेंट का फायदा क्या हुआ कि अब हम लोग 10 एम्पियर के करंट को भी नाप सकते हैं। अभी भी गैल्वेनोमीटर के अंदर जा रहा है कुछ मिली एम्पियर में ही, मतलब बहुत छोटा अमाउंट, लेकिन इस सर्किट को हम लोग ऑब्वियसली ऐसे अरेंज किए हैं कि मैक्सिमम अमाउंट एक ऐसी चीज में जा रहा है जो बस एक तार है, वो एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और वो यहां से होकर निकल जा रहा है और इवेंचुअली हम लोग को यहाँ पे डेटा मिल जाएगा, ठीक है। मैं अभी इसको पूरा डिटेल में नहीं समझा रहा बिकॉज ऑब्वियसली हम लोग एमसीक्यू का प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन सिंस एमसीक्यू में भी ये आता है तो थोड़ा समझ आपके पास होना चाहिए। तो इसीलिए ये आपको मतलब एमीमीटर में, मतलब कि हम लोग 10 अब मान लो जैसे करंट आपको यहाँ तो 10 मैंने मैक्सिमम दे दिया, मान लो करंट 7 एम्पियर का, ठीक है, तो 7 एम्पियर में क्या होगा कि लगभग 6.888 इससे चला जाएगा और कुछ इससे जाएगा और इवेंचुअली हम लोग को डेटा मिल जाएगा, अच्छा टोटल करंट इसमें कितना जा रहा है, ठीक है। तो ये इसके लिए कैलकुलेशंस होता है, मैं कैलकुलेशन यहाँ पे डिराइव नहीं कर रहा हूँ, आप आइडिया लगा सकते हैं, आपको हिंट दे सकता हूँ कि आपको देखो पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा दोनों के अगेंस्ट सेम होगा, मतलब कि आपको IG जो करंट है और इसका जो रेजिस्टेंस इनटू, मतलब V इक्वल टू IR होता है ना, तो IG इंटू गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस और इसका जो रेजिस्टेंस है टोटल करंट, ये टोटल करंट हो गया माइनस IG जो इसमें जा रहा है, ये इनटू इसका रेजिस्टेंस, दोनों इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि दोनों आपको ओम्स लॉ के हिसाब से एक वोल्टेज देता है। तो देखिए मैं उसमें अभी नहीं जा रहा हूं कि उसके हिसाब से बन जाए, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है यहाँ पे, तो इसीलिए मैं आपको ज्यादा और अंदर नहीं ले जाऊंगा, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा टाइम निकल जाएगा। ऑलरेडी मैं इस पे अच्छा खासा टाइम दे चुका हूं, ठीक है। तो आपको अब अगर मान लीजिए समझ में आ गया तो बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं अभी समझ में आया, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, आपको लगता है कि नहीं चलो रट ही लो, तो रट लो उसको, ठीक है, कि आपको ये गैल्वेनोमीटर है, अगर हमको इसको एमीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम लोग एक छोटा रेजिस्टेंस एस, इसको शंट बोलते हैं, तो इस शंट से आपको स्मॉल होता है, मतलब एस से, अब स्मॉल का मतलब क्या हो गया, मतलब स्मॉल रेजिस्टेंस हम लोग लगा देते हैं पैरेलल में, ठीक है, तो उसको एमीमीटर बना देता है। अब इसी को अगर हम लोग गैल्वेनोमीटर को आपको अगर वोल्ट मीटर बनाना है, वोल्टेज नापने के लिए, तो हमारा क्या यहाँ पे सीरीज में इसके गैल्वेनोमीटर के होगा ही एक आगे, हाँ क्या है ये गैल्वेनोमीटर, इसके सीरीज में अगर बहुत हाई रेजिस्टेंस, जैसा कि मैंने आपको समझाया था वही, तो ये बहुत हाई रेजिस्टेंस लगा देता है आपको सीरीज में, तो ये वोल्ट मीटर बन जाता है। मतलब कि अगर हम रिवीजन करें तो गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू एमीमीटर, गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू वोल्ट मीटर। एमीमीटर में हम लोग शंट लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, पैरेलल लगाते हैं, और वोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस लगाते हैं हैवी, ये छोटा स्मॉल, और ये कैसे लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं, ठीक है। तो इसको याद रख लीजिएगा, बिकॉज अभी डिराइवेशन को समझने चाहिएगा तो अननेसेसरी बहुत दिक्कत हो जाएगा, ऐसे मैंने आपको 70% ऑलरेडी समझा दिया है, तो आपको अगर उसमें से आप पिकअप करना चाहते हैं तो ऑलरेडी आप पिकअप कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए जो हमने यहाँ पे पढ़ा ये सब कॉन्सेप्ट समझ ही गए कि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा क्यों होता है, ये पैरेलल क्यों लगता है, ये सीरीज में क्यों लगता है, इसका रेजिस्टेंस छोटा क्यों होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब अब इसका मान लो रेजिस्टेंस हम लोग पूरा बड़ा ले लें, ठीक है, एम्पियर का बड़ा, तो पता चलेगा कि जितना करंट इसको जाना था 10 एम्पियर के लिए चेक कर रहे थे, करंट ही जा पा रहा है बस 5 एम्पियर। वो क्यों? क्योंकि हमने रेजिस्टेंस ही इतना बड़ा ले लिया, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका जितना आइडियली छोटा रेजिस्टेंस होगा उतना करंट को फ्री फ्लो मिलेगा, और वही तो हम नापना चाह रहे हैं। तो इसको हम लोग सीरीज में क्यों रखते हैं, इसका रेजिस्टेंस छोटा क्यों होता है, तो ये सब बातें आपको आई होप क्लियर हो गई होंगी। तो अब इससे ज्यादा इस सेट ऑफ जो टॉपिक है इससे क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आता है, तो मैंने वो आपके लिए दोनों खत्म कर दिया है। अब आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीटली क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये वही सब चीज़ें जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं जो भी बोलता हूँ वो आपके लिए मैं लिख के दे देता हूँ, क्योंकि आप मैं जो बोला हूँ वो एक बार में तो आपको समझ में आएगा नहीं, अगर आ गया तो बहुत ही अच्छा भाई मुझे थम्स अप दे दो, लेकिन अगर नहीं आता तो आप पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं मेरे जो मैंने बोला है
वो आप इसमें आपको दिख जाएगा, आप उसे मीनिंग निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियोमीटर मैंने आपको जैसे बताया था, क्योंकि ये इन सब से भी बहुत बड़ा टॉपिक है इसका, इसलिए बस आप जान लीजिएगा कि इसमें रेजिस्टेंस आपको वेरी करने का हमारे पास फैसिलिटी होता है, जिसके थ्रू हम लोग डिफरेंट अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस नाप सकते हैं। अभी इसको मैं नहीं समझा सकता हूं बिकॉज ये बहुत बड़ा क्लास हो जाएगा, ये टॉपिक ही इटसेल्फ 2 घंटे का है। ठीक है, तो इसका आप बस मकसद जान लीजिए, इसका फीचर क्या होता है, इससे ज्यादा इसमें आपको नहीं आएगा। 90% तो चांसेस है कि पोटेंशियोमीटर पे क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। ठीक है, अब आते हैं ये देखो, इस टाइप का सवाल हमने, मुझे लगता है किसी एक पे वीडियो में हमने बनाया था, जो भी बनाया था, तो आप बताओ, कमेंट करो इसका आंसर क्या होगा। क्या है, इफ द रेफ्रिजरेटर डोर इज लेफ्ट ओपन फॉर अ फ्यू आवर्स द टेम्परेचर ऑफ द रूम विल डिक्रीज, विल इंक्रीज, विल रिमेन द सेम, विल डिक्रीज ओनली इन रीजन अराउंड द रेफ्रिजरेटर। तो बताओ इसमें क्या होगा। चलो मैं बता ही दे रहा हूँ, क्या आपको, आप लोग तो कमेंट करोगे नहीं, तो उससे अच्छा मैं ही बता दे रहा हूँ आपको। आप लोग क्या करोगे कि अरे छोड़ो ना, सर ने नहीं बताया तो इस क्वेश्चन को छोड़ दो। तो नहीं भाई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आपको ऐसे तो आपको जो रेफ्रिजरेशन साइकिल होती है उसमें अलग अलग प्रोसेस होता है कि कंडेंसर क्या करता है, इवेपोरेटर क्या करता है, कंप्रेसर क्या करता है, तो वो पूरा समझाना पड़ेगा, तभी आपको क्लियरली समझ में आएगा कि ये प्रोसेस क्या होता है। लेकिन एक ब्रीफ आइडिया आपको अगर देना हो बस मुझे, तो उसमें मैं कैसे बोलूंगा कि बाहर का गर्म हवा आपको फ्रिज खोला आपने, ठीक है, अंदर ठंडा होता है। ठीक है, अब आपको जो जनरली आपको फ्लो ऑफ हीट होता है वो बाहर गर्म से आपको ठंड की तरफ होता है, मतलब कि बाहर का गर्म हवा आपको फ्रिज के अंदर जाने लगा। अब फ्रिज को अपना जो टेम्परेचर है उसको कोल्ड रखना है। ठीक है, तो वो क्या देखता है कि गर्म होने लगा, तो अपना रेफ्रिजरेंट को, जो कि चीज़ों का ठंडा, इवेंचुअली फ्रिज ठंडा कैसे रख पाता है, वो चीज़ों का गर्मी को एक्सट्रैक्ट करता है, मतलब कि जो भी रेफ्रिजरेंट लिक्विड वहाँ पे फ्लूइड यूज़ हो रही है, वो जैसे सेब में से, आपके धनिया पत्ती में से उसका गर्मी खींचता है और उसको अपने अंदर सोख लेता है एंड इवेंचुअली वो बाहर रिलीज करता है। आपको इसी प्रोसेस में बहुत सारा काम होता है। ठीक है, वो काम क्या होता है, कंप्रेशन कैसे होता है, इवेपोरेशन कैसे होता है, वो सब अभी मैं नहीं घुस रहा हूँ। ठीक है, तो इन ब्रीफ हम ये देख रहे हैं कि बाहर का गर्मी अंदर घुसा, अब उसको हम लोग को ठंडा करना है, उसमें से हमने गर्मी खींचा और उसके बाद उस पर जो कंप्रेशर होता है वो काम करता है एक्स्ट्रा, बार बार हमको गर्म हवा मिलते जा रहा, तो उसको हमको ठंडा करने के लिए काम करना पड़ रहा है। और ये काम करने के लिए हम लोग बिजली यूज कर रहे हैं, वो चीज क्या है, एनर्जी है। इवेंचुअली क्या हो रहा है, हम लोग बिजली की एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इस फॉर्म में कि एक कुछ काम कर पाए और वो चीजों को ठंडा कर पाए। तो जो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा बिजली खींच रहे हैं, क्यों खींच रहे हैं, क्योंकि बार बार गर्म हवा आप अंदर ठेले जा रहे हैं। अगर नहीं ठेल रहे होते तो हम अपना काम नहीं कर रहे होते, हमको ऑलरेडी ठंडा जो करना था हम कर चुके हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, ये आपको हीट के फॉर्म में शो अप करेगा। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा होता है ये आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रूम को और गर्म करने लगेगा। ठीक है, ऑब्वियसली ये और बेटर एक्सप्लेनेशन होता अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में देखते और आपको चीजों को हर स्टेप पे दिखाते कि कहां पे कंप्रेसर काम कर रहा है, और ये देखो एक्स्ट्रा वर्क है जो कि आपको गर्मी के फॉर्म में दिख रहा है, जो कि बाहर हीट रिलीज हो रहा है, वो बेटर अंडरस्टैंडिंग होता है। लेकिन ऑब्वियसली मुझे इस चीज का ध्यान रखना है कि पहले तो हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं, और दूसरी बात कि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे आर्ट्स बैकग्राउंड के होते हैं, तो उनको ये समझने में और भी दिक्कत हो जाएगा। तो अगर आपको कॉमन सेंस से जो मैंने आपको समझाया वही वैसे काफी है, बिकॉज इससे बियॉन्ड हमें जानना भी नहीं था कि आपको बार बार बाहर की गर्म हवा अंदर जा रही है, गर्म उसको ठंडा करने में एक्स्ट्रा वर्क लग रहा है, एक्स्ट्रा वर्क लग रहा है, तो वो एक्स्ट्रा वर्क कहाँ से आ रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम यूज कर रहे हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी हम बार बार यूज कर रहे हैं, ये बाहर आपको फिर से वो जो पीछे सिंक वाला चीज होता है वो रिलीज करता है हीट, वो आपको चीज गर्म करने लगेगी। ठीक है, तो ये बात आप बस जान लीजिए, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, ये हो गया। अच्छा हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम द मीडियम टू अनदर। देखो पहले तो मैं आंसर बता दे रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता, ये याद रखिएगा। ठीक है, वेलोसिटी चेंज करता है क्या, एकदम करता है। आपको रिफ्रैक्शन होता ही इस कारण से है कि जो लाइट का स्पीड है वैक्यूम में मैक्सिमम होता है, डिफरेंट मीडियम में जाता है तो वहाँ पे स्पीड कम हो जाता है। ठीक है, वेवलेंथ करता है क्या, हाँ एकदम चेंज करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करता है, एकदम करता है। आपको जैसे जो लाइट है मान लीजिए ग्लास में गया और पानी में गया, दोनों में आपको अलग अलग स्पीड से जाएगा, तो आपको अलग अलग मीडियम में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग हो गया। तो ये चेंज किया कि नहीं किया? हाँ चेंज किया। तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ ये सब तो आपको जो भी समझाया वही चीज़ है, वहाँ लिखा हुआ है, तो मैं फिर से रीड नहीं करूँगा, आप देख लेना। फिर आता है अब आपके पास कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, देखो रिफ्रैक्शन को अगर आपको समझना है तो पहले ये समझिए कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा होता है तो वो आपको उसका स्पीड धीरे हो जाता है। अब और एक पहला पहलू ये हो गया। दूसरा, वो बेंड करता है। हाँ, अगर वो रेयर मीडियम क्या है? जिसकी डेंसिटी कम हो, जैसे हवा की डेंसिटी कम है आपको पानी की डेंसिटी से, ठीक है, वो आपको हवा से अगर पानी की तरफ, दैट इज रेयर मीडियम हवा टू द डेंसर मीडियम पानी अगर जाता है तो फिर क्या होता है? वो लाइट बेंड करता है टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब नॉर्मल, टुवर्ड्स, ये सब वर्ड क्या है? तो देखिए ये ऑब्वियसली थोड़ी ज़्यादा फिजिक्स हो जाएगी पीएचडी के लेवल के लिए, लेकिन फिर भी बेसिक आइडिया तो अपने के पास रहना ही चाहिए कि ये देख लो, ये हवा है, ये रेयर मीडियम है, ठीक है, ये हमारा लाइट ऑफ इनसे पहले तो नॉर्मल क्या हुआ? ये हुआ सरफेस हमारा, ये है पानी ऐसे बह रहा है ना, यहाँ हवा, इसके नीचे पानी है। तो जब भी हम लोग नॉर्मल बोलते हैं तो नॉर्मल बोलते हैं टू द सरफेस, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सरफेस के नॉर्मल क्या हो गया? ये हो गया। अब लाइट ऐसे पड़ रहा है, ठीक है, अब नॉर्मल से इसका एंगल कितना है? ये हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब आपको ये लाइट तो ऐसे जाना चाहिए था, हम लोग लाइट तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है ना, नहीं ऐसे नहीं जाएगा, वो क्या होगा? ऐसे बेंड हो जाएगा। बेंड कहाँ से हुआ? ये इसको ऐसे जाना था लेकिन ये बेंड मतलब यहाँ पे या थोड़ा डायग्राम थोड़ा सीधा बना ले भाई। हाँ, तो ये मतलब कि ऐसे आ गया, समझ रहे हो ना? बेंड आपको दिख रहा है ना, आई होप आपको दिख रहा हो। ठीक है, अब ये जो एंगल अगेन नॉर्मल से ही नाप रहा है, ये आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक है, अब इसी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को एक जोड़ने वाला इक्वेशन होता है, उसको कहते हैं स्नेल्स लॉ। ठीक है, स्नेल्स लॉ बेसिकली क्या करता है? ये है क्या लॉ? क्यों दिया भाई ये सब? ये स्नेल्स लॉ ने इसलिए दिया क्योंकि स्नेल को ये लगा कि हम क्यों ना ऐसा अरेंजमेंट करें, क्योंकि हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस नापने का तरीका है। हम टॉर्च बार रहे हैं तो हमको पता है कि हम कितना एंगल पे बार रहे हैं, और उधर से जो निकल रहा है वो भी हम मेजर कर सकते हैं फॉर सम अमाउंट। मान लो ये मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आपको हवा का डेंसिटी पता है, पानी का डेंसिटी पता है, तो मतलब कि हम ये निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते कि जो अंदर पानी जो वो जा रहा है, लाइट जा रहा है, वो किस एंगल पे बेंट होके जाएगा। तो अब देखें ना, ये हमें पता है। अब मान लो मैं इस टेबल पे लाइट मारता हूं तो आपको बहुत सारे इक्विपमेंट होता है जिससे कि हम नाप सकते हैं कि ये किस एंगल पे हम लोग मार रहे हैं। ठीक है, अब ये पता है, ये हवा का हमको डेंसिटी पता ही है, पानी का डेंसिटी पता ही है। अब वो स्नेल्स लॉ देखते हैं कि कैसे फिर हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकल जाएगा। ठीक है, ये आपको है स्नेल्स लॉ। ठीक है, आप ये पढ़ लीजिएगा क्या लिखा हुआ है, मैं आपको फिर से जो भी समझाया उसको बस बता दे रहा हूँ कि देखो ये अपना इंसिडेंट रे हुआ, ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। इसका हमको एयर का डेंसिटी पता है, इसका डेंसिटी पता है, ये रिफ्रैक्शन पता है, ये नहीं पता है। अब ये इक्वेशन होता है आपको, ये क्या हो गया? डेंसिटी ऑफ रेयर मीडियम, डेंसिटी ऑफ डेंसर मीडियम, ये हमें पता है साइन थीटा 1, तो ये साइन थीटा 2 बचा हुआ है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन थीटा। हाँ, मैं हमेशा चेक करते रहता हूँ कि यार मैं कहीं जो लिख रहा हूँ उसके आगे तो नहीं खड़ा हूँ ना, ये बहुत करता हूँ मैं। तो साइन थीटा 2 क्या होगा फिर आपको? n1 बाई n2 साइन थीटा 1, तो थीटा 2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स। अब जो आर्ट्स वाले घबराए नहीं, इसका कभी आने नहीं वाला है, बस मैं दिखा दे रहा हूँ ये होता क्या है, साइन थीटा 1। ठीक है, अब देखो ये थीटा 2 मतलब कि ये हमको मिल जाएगा इस प्रोसेस से। ठीक है, तो ये स्नेल्स लॉ हमको एक अरेंजमेंट दिया कि हम ये खोज सकते हैं कि अगर किसी दो मीडियम का डेंसिटी हमें पता है तो वो लाइट कैसे बेंड करेगी, ये हम जान सके। अब इसका फायदा क्या है भाई? मान लो आपको डायमंड में चीज़ों को चमकाना है, मुझे डायमंड का डेंसिटी पता है, मुझे हवा का डेंसिटी पता है, और अब मैं लाइट जनरली किस एंगल पे पड़ेगी और वो किस एंगल पे ऐसे बेंड होते रहेगा, ये सब कैसे पता चलेगा? वो आपको ये इस नॉलेज से पता रहेगा। आपको ग्लास में आपको आ रहा है लाइट, और वो ये ग्लास तो एक मीडियम है ना, हवा से डिफरेंट मीडियम है, वो रिफ्रैक्ट करके हमारे रेटिना पे जाएगा कि नहीं जाएगा, ये कैसे पता चलेगा? ये स्नेल्स ही बताएंगे, क्योंकि हवा का डेंसिटी पता है आपको। जैसे मैं अभी जस्ट कैमरे को देख रहा हूं तो लाइट मेरे लिए ऐसे आ रहा है, ऑब्वियसली ऐसे ऐसे सबसे आ रहा है, लेकिन हमारा स्पेक्स ऐसे अरेंज रहेगा कि इस पर्टिकुलर लाइट के लिए हमारा ये डिजाइन किया जाएगा, ताकि मान लो अगर इंसिडेंट रे ये है तो ये रिफ्रैक्ट करके इवेंचुअली हमारे बस आइरिस पे जाए और वो फोकस हो रेटिना के लिए इमेज, मतलब यू गेट द आइडिया कि हम अरेंजमेंट कर रहे हैं इस लॉ को यूज करके। ठीक है,
तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आई होप मैंने सब कुछ कंप्लीट भी कर लिया। हाँ ये कर लिया। हाँ अब ये देखो ये कुछ कुछ जो अभी ये तो मैंने अभी आपको तुरंत समझाया। अभी मिराज का आपने सुना होगा, डिजर्ट वाला एरिया में क्या होता है कि डिफरेंट, आपको बच्चा वाला कहानी है, इसमें क्या समझा आपको पता ही है मिराज, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन ये क्या है, इसके पहले आपको एक टर्म जानना पड़ेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब उसके लिए हमको एक पिक्चर देखना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ है भाई टोटल, हाँ ये पिक्चर देखते हैं। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि रेयर से डेंसर मीडियम में जाता है चीजें तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ता है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहे हैं, मतलब कि पानी से, मान लो आप पानी के अंदर तैराकी कर रहे थे और ऊपर देख रहे हो ऊपर कौन गुंडा है, तो मतलब कि आपका जो टॉर्च का लाइट है वो पानी से हवा की तरफ जा रहा है, डेंसर से रेयर की तरफ जा रहा है। अब देखो अब जब हमारा डेंसर से हवा गया तो ये क्या होता है, नॉर्मल से अवे जाता है, क्योंकि देखो लाइट को एक्चुअली में ऐसे मूव करना चाहिए था क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो ये है, लेकिन ये इससे अवे चला गया, तो मतलब ये अवे वाला एंगल है। पहले तो ये आपको जानना है, ठीक है। अब इसके बाद आता है, ये अभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम जब डेंसर से रेयर में जा रहे हैं, ये लाइट इतना बेंड हो जाए कि ऑलमोस्ट इस नॉर्मल के 90 डिग्री पे आ जाए, तो इस एंगल को, वो वैसे एंगल को जब रिफ्रैक्टेड, बिकॉज दिस रे इज अ रिफ्रैक्टेड रे, एक्चुअली बिकम्स 90 डिग्री टू द नॉर्मल, 90 डिग्री टू द नॉर्मल, तो उसको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल एंगल। तो इस एंगल को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नहीं भाई, क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, बिकॉज उस इंसिडेंस पे जब रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए तो उसको क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो अब आप इतना बतौलाबाजी क्यों कर रहे हो सर कि आप बताओ ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, तो यहीं से इसकी कहानी आती है कि वैसा एंगल जिस पे आपको जो रिफ्रैक्टेड रे है वो आपको रिफ्लेक्ट होने लगे, रिफ्रैक्शन ना हो। अब ये रिफ्लेक्ट क्यों कब होगा, जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। ये कंडीशन आपको बस जानना है कि पहले क्रिटिकल एंगल पहले समझाया आपको, अब मैं बता रहा हूं कि क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तो आपके पास क्या होगा, वो आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। डू नॉट यूज द वर्ड रिफ्रैक्शन, प्लीज कीप द नोट ऑफ द कि आपको रिफ्लेक्शन यहां पे यूज करना है रादर देन रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये बहुत लोग कंफ्यूज कर जाएंगे, वहां पे टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन लिख देंगे बिकॉज इट वाज टॉट इन द चैप्टर ऑफ रिफ्रैक्शन, तो नहीं ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो ये बातें आपको यहां पे क्लियर हो गई। अब ये मैंने आपको क्यों बताया था, तो इसके कहा गया अपना, इसके लिए फाइबर ऑप्टिक के लिए। अब हम जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं, आपने सुना होगा फाइबर ऑप्टिक लग गया, ये बहुत हल्ला होते रहता है। तो ये है क्या भाई, देखो ऐसे तो बहुत सारे लेयर होते हैं फाइबर ऑप्टिक के, ऑक्टेव बोल रहा हूँ, ऑप्टिक के, जिसको प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन जो बेसिक उसका जो मतलब काम धाम वाला मटेरियल है उसमें एक कोर होता है। कोर के अंदर आपको बेसिकली समझो कि जो लाइट रेज जाने वाली, जिससे कि हमारा इंफॉर्मेशन कैरी होगा, वो डेंसर मीडियम होता है, वो ऐसे मटेरियल से बना होता है, और उसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको क्लैडिंग कहते हैं, वो रेयर मतलब कि उससे कम डेंसिटी का बना होता है। अब मान लो लाइट अंदर गई, ठीक है। अब वो लाइट जब मान लो ये डेंसर मीडियम है, ये ऊपर वाला रेयर मीडियम है, यहां पे आपको मतलब कि ये जो सरफेस हो रहा है यहां पे कनेक्टिविटी है, ये आपको रेयर मीडियम है। अब लाइट अंदर गई, टकराई यहां पे, ऊपर इसको रेयर मीडियम मिला। अब डेंसर से रेयर मीडियम जाता है, आपने देखा था, और वो ऐसे ये अरेंज होता है कि आपको ये हमेशा इसका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रहेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा, वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा रहेगा, तो अंदर इसके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने लगता है। तो इस कहानी को बस आपको बताने का मेरा थीम ये था कि पहले तो आपको क्रिटिकल एंगल के बारे में पता चल जाए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पता चल जाए, रिफ्रैक्शन क्या होता है, स्नेल्स लॉ क्या होता है, रेयर मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम क्या होता है, फिर आपको एक और क्या भी पढ़ा आपने, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन कैसे होता है, तो उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की यूज होती है, ये आपको बताना मेरा मेन मकसद था, ठीक है। ये सब तो हो गया। अब ये सब जनरली आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो उसको मैंने एक जगह इकट्ठा कर लिया, तो वहां पे आपको ये यूज पड़ सकता है। डायमंड में किसका यूज हो रहा है, रिफ्रैक्शन का। क्या रिफ्लेक्शन का यूज हो रहा है, हाँ वो भी होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यूज होता है, हाँ वो भी होता है, लेकिन प्राइमरीली रिफ्रैक्शन। कैसे सर, ये कैसे बोल दिया आपने, आपको लाइट जा रहा है, आपको लाइट हवा में, डायमंड जो भी मटेरियल, अभी मैं आपको समझाने के लिए ग्लास बोल दे रहा हूँ, ठीक है। आपको कार्बन होता है वैसे, लेकिन दिखता है ग्लास टाइप का ना, तो इसी में आपको ग्लास बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको वो गया उसके अंदर,
और वो डिफरेंट मीडियम मिला उसको, तो वो क्या करेगा, लाइट बेंड करेगा, दैट इज रिफ्रैक्ट करेगा। अब मान लो वो रिफ्रैक्ट के अंदर अब दूसरे सरफेस पर स्ट्राइक किया, अब हमने क्या बोला था कि डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम पे जाए, तो अब दूसरे साइड से वो निकलने का कोशिश कर रहा है, लेकिन वो डेंसर मीडियम से जब रेयरर मीडियम पे जा रहा है तो देख रहा है कि हमारा एंगल ऐसे मिल गया कि आपको हम फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, बिकॉज यहां पे हमने देखा था टोटल इंटर रिफ्लेक्शन, तो वो क्या हो गया, अंदर ही नाचने लगा, वही हमको चमकी चमकी ब्रिलियंस दिखता है। ठीक है, तो आपको ये डायमंड समझ में आ गया। ब्रोकन पेंसिल, ये क्या है, पानी में अभी डाल के देखो भाई, अभी पढ़ रहे हो ना आप, अभी डाल के पेंसिल में देखो, और आपका पेंसिल ना ऑब्वियसली लाइट में दिखेगा, अंधेरे में देखो तो कहां से दिखेगा, वो आपको टूटा हुआ दिखेगा, वो अगेन क्यों, रिफ्रैक्शन के कारण। ठीक है, मैं इसको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं बिकॉज हम लोग अभी क्लास नहीं कर रहे हैं। ठीक है, रेनबोज क्यों होता है, रिफ्रैक्शन, ये तो मैंने शायद एक क्लास में समझाया भी था कि आपको वाटर ड्रॉपलेट है, उसके अंदर घुसा, अगेन दो मीडियम, तो वो रिफ्रैक्ट करेगा, अब दूसरे सरफेस पे टकराया, वहां से फिर वो रिटर्न करता है, फिर से रिफ्रैक्ट करता है, उसके आगे निकल सकता है क्या, रिफ्रैक्शन में एकदम निकल सकता है, अगर एंगल आपको ऐसा है, इसलिए तो हमेशा रेनबो नहीं बन रहा है आपको, तो जब वो रिफ्लेक्ट करके फिर से आएगा, फिर से रिफ्रैक्ट करेगा और डिस्पर्स करेगा, तो डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन सब कुछ यूज हो रहा है रेनबो में, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये हो गया। फिश इन द वाटर, फिश इन द वाटर हमको मछली जनरली अपने लेवल से थोड़ी ऊपर दिखती है, क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्शन के कारण। ठीक है, फिर अपरेंट डेप्थ इन द वाटर, हमको जो जमीन दिखता है पानी के नीचे, अगर वो एकदम साफ पानी है, अपना यमुना की तरह नहीं है जो कि एकदम गंदा हो चुका है, आपको जनरली साफ पानी ऐसा कहाँ मिलेगा आपको, वो अपना नहीं है जहाँ थ्री इडियट बना था, वो पैंक्सो ले, या कैसे वो वर्ड्स के सैंगपो लेक, जो भी था आप समझ ही गए होंगे, उसका पानी देखा था कितना साफ था, तो वहां पे आप जाकर देखो तो वहां पे जो जमीन पे दिखेगी, मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, वाटर के नीचे जो जमीन दिखेगी वो आपको उठी हुई दिखेगी, मतलब आपको लगेगा कि हम तो एक कदम डालेंगे ऐसे तो मेरा हाँ पैर पहुंच जाएगा, लेकिन आप डालिएगा वहां पे 3 आदमी हट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब प्रिज्म एंड द स्पेक्ट्रोस्कोप्स, प्रिज्म तो आप जानते ही हैं क्या होता है, कि लाइट गया और उसके अंदर रिफ्रैक्ट किया, रिफ्रैक्ट के कारण क्या होता है, अब व्हाइट लाइट क्या होता है ना, कि वो मल्टीपल वेवलेंथ से बना होता है, रेड, ब्लू, ग्रीन सबसे। ठीक है, तो सारे लाइट आपको अंदर रिफ्रैक्ट करेंगे, अब सारे लाइट अलग अलग एंगल में रिफ्रैक्ट करते हैं, तो वो डिस्पर्शन हो जाता है। सो डिस्पर्शन इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर आपको स्पार्कलिंग मैंने आपको समझा ही दिया, तो देखिए अच्छा खासा हमने कवर कर लिया लाइट से, बस एक क्वेश्चन से। ठीक है, ये हो ही गया, क्रिटिकल एंगल समझा दिया मैंने, हाँ हो गया। चलिए, choose the incorrect statement from the following. Cotton is suitable for use as a fabric in summer because it absorbs moisture. इनकरेक्ट करना है। ठीक है, ये सही लग रहा है। ठीक है, पॉलीकार्बोनेट, अच्छा देखिए ये सब का आपको वो आते रहता है, क्या बोलते हैं उसको, मोनोमर, तो वो सब आपको याद रहना चाहिए। ये इसका जो भी आ रहा है, अक्राइलिक का, टेफ्लॉन का, और भी बहुत सारे होते हैं, तो ये सब का याद, जैसे आपको टेफ्लॉन का याद है कि नहीं है, टेट्राफ्लोरो इथिलीन, अक्राइलिक का अक्राइलोनाइट्राइल, पॉलीकार्बोनेट का बिस्फिनॉल, ये तो आता ही रहता है। ठीक है, बीपीए, बिस्फिनॉल अलाइल। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीजें आपको याद होना चाहिए, ये आपको आते रहता है। ठीक है, अब ये वाला आप देखो, अक्राइलिक इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क, यहां तक तो ठीक है, इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क एज इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कॉटन। ठीक है, ये गलत हो गया, कॉटन से नहीं बनता है भाई, और मान लो कॉटन से बनता भी, ठीक है, हम बोल दे रहे एकदम, मैं दिखा रहा हूं कितना स्टूपिड स्टेटमेंट है, ये दिखाना चाह रहा हूं, एज इट इज फ्रॉम द कॉटन, इसलिए इसको सिल्क बोलेंगे। ये क्या बात हुआ भाई, सिल्क किससे निकलता है भाई, आपको वो जीव जंतु से निकलता है, वो जो नहीं होता है कैटरपिलर टाइप का, उससे निकलता है, तो फिर ये कॉटन, ये मतलब समझ रहे हो, एकदम रेडिकुलस स्टेटमेंट है। अदरवाइज तो ये आपको क्या बोलते हैं उसको, ऑर्गेनिक कंपाउंड, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये सब जो होता है जिसको वो अलग अलग कंपाउंड बना के उससे निकलता है। ठीक है, तो ये हमारा गलत स्टेटमेंट है, यानी ये ऑब्वियसली हमको कॉटन को आपको समझ ही गए, पॉलीकार्बोनेट आपको मोनो में बता दिया मैंने। टेफ्लॉन क्यों यूज करते हैं हम लोग, नॉन स्टिकी होता है और ये हीट रेजिस्टेंट होता है, मतलब बहुत देर तक भी गर्म कर देंगे तो कोई चीज़ दिक्कत नहीं, तो सारा ऑमलेट हम लोग यहीं पे बनाएंगे। ठीक है, ऑल्दो देखिए क्या बोले, केमिकल से जितना दूर रही उतना अच्छा है, जितना अच्छा अपना पुराना था इंडिया, मतलब कि लोहा लक्कड़ यूज करते थे, तांबा वांबा, वही सही है। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने बता ही दिया आपको, अक्राइलोनाइट्राइल, फिर आपको ये पॉलीकार्बोनेट, बिस्फिनोले, फिर आपको टेफ्लॉन, आपको टेट्राफ्लोरोइथिलीन, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और टू सक्सेसिव ट्रफ। क्रेस्ट क्या होता है, ये क्रेस्ट होता है, ये ट्रफ होता है, इसको कहते हैं हम लोग
दोनों को है, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्रेस्ट के डिफरेंस को ही हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं, इसके भी डिफरेंस को हम लोग वेवलेंथ ही बोलते हैं, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये आपको एम्पलीट्यूड होता है, आपको बेस लाइन से आपको ये, तो क्या इसको एम्पलीट्यूड, नीचे वाले को एम्पलीट्यूड बोलेंगे क्या, हाँ ये भी, ठीक है। तो वो ऊपर हो या नीचे हो, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 सेकंड में, पहले ही हम कंडीशन डाल दिए 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितना बार वो नाच जाएगा। अगर वो 20 बार नाच जा रहा है तो उसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 20 पर सेकेंड। अगर वो 1 करोड़ बार नाच गया तो वो आपको बोलेंगे हम लोग 1 करोड़ पर सेकेंड, ठीक है। तो उसका फ्रीक्वेंसी होता है वो, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब ये सब आपको वेव्स का क्वालिटी है। वेव्स का मतलब खाली लाइट में होता है नहीं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। आपको और भी वेव्स हो सकता है जिसमें कि आपको यही क्वालिटी आएगा, मे बी आपको सी वेव्स हो रहा है, ठीक है, उसमें भी आपको ये क्वालिटी आएगा। तो वेव्स का ये क्वालिटी, ये ध्यान आपको याद रखना है, ठीक है। अब स्पीड जो होता है वेव्स का, वो रिलेटेड होता है फ्रीक्वेंसी इनटू द आपको क्या लैम्डा को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, ठीक है। तो ये याद रखना आपको, ठीक है। अब इसको अगर आप देखोगे तो उतना भी डिफिकल्ट नहीं इसको याद करना। लैम्डा का आपको यूनिट क्या होता है, लैम्डा आपको क्या बोला मैंने, डिस्टेंस बोला, दैट इज ये मीटर हुआ। फ्रीक्वेंसी का यूनिट मैंने आपको क्या बोला, आपको पर सेकेंड बोला, तो मतलब मीटर पर सेकंड, यही मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये क्या होता है मीटर पर सेकंड। तो आपको स्पीड का यूनिट पता होता है, तो देखो यहाँ पे स्पीड है, तो देखो ये सब, ये चीज आपके सामने था लेकिन आज तक आप फॉर्मूला रट रहे होगे, ठीक है। तो ये इतना भी रटने का जरूरत नहीं होता है, तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे तो आपको फिर चीजें आसान हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे मिल गया, और इसमें से कभी कभी क्या करता है कि पूछ देगा कि आपको फ्रीक्वेंसी दे दिया तो बताओ लैम्डा क्या है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली अलग अलग वेरिएशन करके आपको कुछ भी कॉम्बिनेशन दे देगा, वो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कैसे करना है। ये सब क्या बता रहा है, इसमें ये बता रहा है कि मान लो हम लोग वेवलेंथ को क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं और फिर फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं, तो फिर स्पीड का क्या होगा, ऑब्वियसली बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो स्पीड दोनों में बढ़ेगी अगर हम एक को कांस्टेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली चीजें यहाँ पे बताई गई है। फिर द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर इज, देखो ये तो ऑब्वियसली पहले तो अप्रॉक्सीमेटली लिख दिया इसलिए ये चल जाएगा, अदरवाइज 343 होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा। अब इससे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मान लो आपको पूछा जाए कि स्पीड ऑफ द साउंड जो होता है वो सॉलिड मीडियम में, लिक्विड मीडियम में और गैस मीडियम में कैसे वेरी करता है, तो उसके लिए देखो एक फॉर्मूला याद रखो, ये बल्क मॉड्यूलस होता है, ये डेंसिटी होता है, ये आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। अब बल्क मॉड्यूलस इन जनरल वो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन का पार्ट होता है, लेकिन अभी आपको मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन वाले चैप्टर का पार्ट होता है, वो अलग चीज़ है। यंग मॉड्यूलस, आपको बल्क मॉड्यूलस वो आएगा, आप घबराओ मत, ठीक है। आपको बल्क मॉड्यूलस बस ये होता है कि जब पूरा वॉल्यूम, जैसे मान लो हम लोग एक सेब है, सेब को ऐसे कंप्रेस करना चाह रहे हैं, तो क्या हो रहा है, उसका पूरा वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो जब व्हेन एक्सटर्नल फोर्स लीड्स टू द वॉल्यूमेट्रिक चेंज, वॉल्यूमेट्रिक ऑल्दो केमिस्ट्री का वर्ड है लेकिन समझने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि वॉल्यूम चेंज उसका हो, तो उसको हम लोग बल्क मॉड्यूलस बोलते हैं। इन समझने के लिए, इन सिंप्लिसिटी, ये आपको बताता है कि वो चीज कितना रिजिड है। रिजिड वर्ड बहुत आपको कठोर है। अब इसका मतलब कि हवा कठोर है कि आयरन कठोर है। आप बोल दो कि आयरन कठोर है, मैं पूछ दूंगा क्यों, तो फिर बोलोगे सर मैं जा रहा हूं पानी पीने। ऐसा नहीं चलता है भाई। देखो हवा जो होता है वो मान लो बैलून में हमने भर दिया, उसको हमने दबाया, कितना आराम से दब जाएगा, दैट इज इट्स नॉट रिजिड। और वही हम आयरन पे डालते हैं तो दबाओ, जितना दबाना दबाओ, हम तो तुमको 3 दिन दे देंगे, दबाते रहो, नहीं दबेगा, ठीक है। तो एनीथिंग दैट इज रिजिड उसका बल्क मॉड्यूलस ज्यादा है, ठीक है। दैट इज इट इज रेजिस्टिंग इट्स वॉल्यूम चेंज, ठीक है। आप कितना भी फोर्स लगा लो वो अपना वॉल्यूम चेंज नहीं होने दे रहा। अब मतलब कि आपको स्पीड ऑफ साउंड जो है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऑब्वियसली स्क्वायर रूट है, मैं अभी इसको हटा दिया समझाने के लिए आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो चीज जितना रिजिड होती जाएगी उसमें उसकी साउंड की स्पीड बढ़ती जाएगी। अब इसके नीचे क्या है, यहाँ डेंसिटी है। अब मैं आपको पूछता हूँ कि हवा ज्यादा डेंस है कि आयरन ज्यादा डेंस है, आप बोलोगे कि आयरन ज्यादा डेंस है, तो ऑब्वियसली बात है सर। तो यहाँ तो ये तो उल्टा हो गया आपको, कि जितना ज्यादा कोई चीज डेंस रहेगा स्पीड ऑफ साउंड घटते जाएगा, क्योंकि ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फिर मतलब कि साउंड आपको, आयरन को अगर बल्क मॉड्यूलस के हिसाब से देखें तो वो साउंड का स्पीड बढ़ना चाहिए, अगर डेंसिटी के हिसाब से देखें तो घटना चाहिए। तो फिर अब करें क्या, तो यहाँ पे हम लोग खाते हैं मूंगफली और चलते हैं सोने। नहीं भाई ऐसा नहीं, रुक जाओ, सारा प्रॉब्लम आपका सॉल्व होगा। तो देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, कि जो ये देखा गया है कि बल्क मॉड्यूलस जो होता है वो डेंसिटी पे ज्यादा वो मतलब डोमिनेट करता है, जो वो जितना इंक्रीज करवा रहा है वो ज्यादा इंक्रीज करवा रहा है कंपेयर टू डेंसिटी जितना डिक्रीज करवा रहा है। यू गेट द आइडिया, आपको मैं बताना क्या चाह रहा हूं। तो इसीलिए क्या होता है, आपको जो सॉलिड मटेरियल में आपको
साउंड की जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है आपको, क्योंकि उसका बल्क मॉड्यूलेस जनरली बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे समझना था। अब इसका एक और सिग्निफिकेंस है, ठीक है, आपको मैं बताता हूँ, थोड़ा खाली करने दो यार, नहीं तो ये बहुत गंदा हो गया। हाँ, देखो, अब मान लो हम लोग बात करें अगर टेम्परेचर ऑफ एयर का, ठीक है, ठीक है। अब मान लो अगर हम लोग टेम्परेचर ऑफ एयर बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि चीज़ें फैलेंगी, मतलब कि उसका डेंसिटी घट रहा है, इवेंचुअली चीज़ें फैल रही है तो घट रहा है ना। तो मतलब कि एयर के बारे में बोल रहा अभी हम आपको पता चलेगा मैं एयर क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब कि डेंसिटी घट रही है, अब डेंसिटी घट रही है तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब कि टेम्परेचर अगर बढ़ाया जाए एयर का तो आपको क्या होने वाला है, स्पीड उसका बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका डेंसिटी घट रहा है, इसीलिए उसका स्पीड बढ़ रहा है। ठीक है, अब ये मैंने एयर क्यों बोला, क्योंकि आप देखो जो सॉलिड होता है ना उस पे आपको टेम्परेचर बढ़ाने से ये उसका एक्सपेंशन नहीं होता, तो उसके डेंसिटी पे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सॉलिड में जो ये टेम्परेचर वाला चीज़ है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और इसीलिए वो हमारे आउट ऑफ स्कोप है, वो हमारा उसको हमें अभी नहीं जानना है। लेकिन एयर के बारे में कैसे काम कर रहा है ये आप समझ गए, तो इस चीज़ को समझ जाइएगा तो जो भी कंडीशन वेरिएट किया जाएगा उसके हिसाब से आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं। ठीक है, और ये इन जनरल आपको स्पीड दी गई है, तो कुछ का जान लीजिए, जैसे आपको आयरन का और वाटर का, कुछ का जान लीजिए, बस एटलीस्ट सीक्वेंस पता होना चाहिए कि सी वाटर में ज़्यादा है या आपको वाटर ऑफ डिस्टिल वाटर में ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपको ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपके लिए निकाल के ये वाला नंबर दे दिया है, बिकॉज कितनी बार क्या होता है, इसको नंबर याद करना बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है। 1 2 3 4 लिख दो आप, ठीक है, ऑल्दो 5 है लेकिन मैं याद करने के लिए बोल रहा हूँ कि ये स्पीड ऑफ साउंड इन किलोमीटर पर आवर है। आदमी को हमेशा सिर्फ मीटर पर सेकंड याद रहता है, ये आ जाएगा वो गलत करके चल जाएंगे हम लोग। ठीक है, द नेचर ऑफ लाइट रेडिएशन इज लाइक अ वेव, एकदम है, लाइक अ पार्टिकल, ये तो नहीं पता था, सिमिलर टू बोथ वेव एंड पार्टिकल आर नॉट द सेम। भाई ये सब क्या क्या दे रहे हो भाई, नहीं ये सब तो हमसे ना बनेगा, सब गलत करके आ गया, छोड़ देना, नहीं ऐसा नहीं है भाई। देखो जब न्यूटन जो थे, मतलब न्यूटन उसके पहले भी थे, सिर्फ न्यूटन को इसलिए याद करते हैं कि वो प्रोमिनेंटली वेव कैरेक्टर ऑफ द लाइट पे वो कंट्रीब्यूट किए, उन पे उनका बहुत ज़्यादा हैवी वर्क है ऑब्वियसली। और भी मतलब मुझे अब लग रहा है कि यार मैं साइंटिस्ट के बीच में लड़ाई करवा दूंगा, क्या बोल रहा हूँ भाई। तो ऐसा नहीं, मतलब आप बस समझो एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट है जो कि लाइट को ये प्रूव कर रहे थे कि वो वेव नेचर है। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट आते जा रहे थे बार बार जो कि आपको साइंटिस्ट को प्रूव करते थे कि नहीं यहाँ पे वेव वाला नेचर प्रूव नहीं हो रहा है। तो आइंस्टाइन ने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट था इसमें आपको पहली बार प्रूव होता है कि जो लाइट है उसकी पार्टिकल नेचर है। ठीक है, अब पार्टिकल नेचर का मतलब क्या होता है कि जो हम लिटरली जो आप मरकरी देख रहे हैं ना, वो मरकरी एक्चुअली में एक बम फेंक रहा है आपको, मतलब समझो क्रिकेट बॉल फेंके जा रहा है। ऑब्वियसली वो क्रिकेट बॉल इतना छोटा है, इतना छोटा कि हमको चोट नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट। तो लाइट की दोनों नेचर है, आपको पार्टिकल भी और आपको वेव भी। ठीक है, अब समझदारी ये आती है कि आपसे पूछा जाएगा कि वेव नेचर कैसे पता चलता है, भाई बताऊं कैसे। तो वेव नेचर ऐसे पता चलता है कि ये तो आपको पार्टिकल हो गया कि जो इंटरफेरेंस होता है, आपने जैसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा कभी ना कभी, बबल पे देखा होगा, वो फुलाया और बबल पे आपको बनने लगता है रंगीन रंगीन, वो इंटरफेरेंस के कारण होता है। वो क्यों होता है, एक क्वेश्चन है बाहर, वहां पे भी देखेंगे हम लोग। फिर आपको पोलराइजेशन ऑफ द लाइट, इसमें आपको मैंने बहुत बार समझा चुका हूं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड से बना होता है जो कि ऑसिलेट करते रहता है। जब सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग मान लो एक ही जगह ओरिएंट करवा दिए, मतलब कि बस एक ही डायरेक्शन में ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है रादर देन ऐसे 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 नहीं, तो उसको हम लोग पोलराइज कर दिए। ठीक है, तो ये जब ये किस में हो रहा है, वेव में हो रहा है। ठीक है, तो ये पोलराइजेशन प्रूव करता है कि ये वेव था। ठीक है, आपको वेवलेंथ ये सब एग्जिस्ट करना ये प्रूव करता है कि ये वेव है। फिर आपको डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन क्या होता है कि बहुत छोटे पॉइंट से या किसी कोने से अगर लाइट बेंड करे तो ये डिफ्रैक्शन हो जाता है। ये हमारे उतने काम का नहीं है, बड़े स्टैंडर्ड में आता है। इंटरफेरेंस मैंने आपको बता दिया क्या, इनमें कि जब दो लाइट आपको साथ में ओवरलैप करती है, सुपर इम्पोज जनरली उसके लिए वर्ड यूज करते हैं, तो वो एक डिफरेंट फीचर शो करती है जिसको हम लोग इंटरफेरेंस कहते हैं। अब इसके दो टाइप के होते हैं, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव। ये एक्सट्रीम है, उसके बीच वाली भी क्वालिटी होती है। अब डिस्ट्रक्टिव होगा तो वो चीज़ें कंप्लीटली डिमोलिश, देखो ये फिजिक्स वाली पार्ट है, आप छोड़ दो अभी, ये अननेसेसरी है, आपको मैं बताऊंगा तो ये बढ़ते जाएगा कि इसमें क्या होगा क्या होगा क्या होगा। ठीक है,
फिर ये फोटो इलेक्ट्रिक आपको बताता है क्या कि जो पार्टिकल, ये तो प्रूफ ही हुआ था। ये एक जान लो नाम, अंदर नहीं जाना है क्या होता है, बस आप नाम जान लो कि क्वांटम स्कैटरिंग जब भी है तो आपको दे देना है कि ये पार्टिकल नेचर को शो करता है। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी हमने आपको पिछले क्लास में समझाया था, तो वहां पे आप जरूर देखिएगा, बिकॉज फिर से ये क्लास उसके कारण बहुत बड़ी हो जाएगी। The sky appears blue. The sunlight has blue color and more than other colors. हाँ यही सही है, हम तो यही मार्क आएंगे और फिर 0/10 लेके आएंगे। Short waves are scattered more by the atmosphere than long waves. शॉर्ट वेव जब मैं बोलता हूं तो इसका मतलब क्या होता है, वेव लेंथ, ठीक है, याद रखना, ठीक है। यहाँ पे ये छुपा हुआ बात है, ठीक है। और क्यों छुपा हुआ है, जब शॉर्ट में बोल रहा हूं तो छुपा हुआ कैसे, बिकॉज शॉर्ट मीन्स लेंथ, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो जब हम शॉर्ट वेव बोल रहे हैं, वी आर एक्चुअली इंप्लाइंग वेव विथ अ शॉर्ट लेंथ विच इज अ वेव लेंथ, ठीक है। शॉर्ट वेव्स आर स्कैटर्ड, और शॉर्ट वेव मतलब अगर आपको समझाना हो तो क्या होगा, तो जिसकी ज़्यादा एनर्जी, जिसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, अब जैसे इसको भी मैंने आपको किसी क्लास में याद दिलवाया था कि आप ये सोच के देखो, एक बच्चा होता है तो वो आपको मतलब 7 साल वाला 8 साल वाला बच्चा मैं बोल रहा हूँ कि दिन में 50 जगह दौड़ कूद जाएगा, ये कर जाएगा, क्यों, क्योंकि उसके दिन में एनर्जी ज़्यादा है। वही आपके दादाजी, वो आपको जनरली दिन में पेपर पढ़ते रहते हैं, क्यों, क्योंकि उनकी एनर्जी कम है, ठीक है। मतलब कि एनर्जी जिसकी ज़्यादा होती है वो बहुत नाचते रहेगा, यही फ्रीक्वेंसी होता है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं आप, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूजन हो जाता है किससे किसको करें। तो मतलब कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली इंडिकेटिंग टुवर्ड्स योर एनर्जी, ठीक है। तो और फ्रीक्वेंसी और जो वेवलेंथ होता है वो आपको क्या होता है, ऑपोजिट होता है। तो मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसकी वेवलेंथ कम है, और जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। अब हम यहाँ पे आ रहे हैं, बोल रहे हैं शॉर्ट वेव्स आर स्कैटर्ड मोर बाय द एटमॉस्फेयर देन द लॉन्ग वेव। अब शॉर्ट वेव्स यहाँ पे होता कौन है, तो ब्लू वाला साइड, दैट इज वायलेट, अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट तो हमें दिखेगा ही नहीं, मतलब कि वायलेट, ब्लू, ये वाले पार्ट, ये शॉर्ट हो गई, ठीक है, क्योंकि इसके पास एनर्जी ज़्यादा है, मतलब कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, मतलब कि इसकी वेवलेंथ कम है, और ये आपको ज़्यादा बिखरती है क्या, हाँ बिखरती है, तभी हमें आपको स्काई जो है आपको ब्लू दिखता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये कॉम्बिनेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये आपको अच्छा ये वो बताया जा रहा है कि सुबह में और शाम में फिर लाल क्यों दिखती है। अभी तो आपने सर बोला ब्लू दिखती है, तो देखो सुबह और शाम में क्या होता है, जो सन लाइट को होता है वो लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, बिकॉज वो स्लांटिंग होता है, वो डायरेक्टली नहीं होता है, ठीक है। जैसे आप वो देखते हो ना कि जैसे राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पढ़ते थे, तो वो जो हाइपोटेन्यूस होता था वो स्लैंटिंग होता था, वो आपको उस टाइप से हमारा जो रेज है स्लैंटिंग है, ऑब्वियसली पता है, दिखा ही दो यार, आप यहाँ पे हो और आपको एक ये रेज है, ठीक है, और एक ये रेज है, ठीक है। ये इनफैक्ट डायग्राम भी मैंने ठीक से ड्रॉ नहीं किया है, बस आप समझ लो कि स्लैंटिंग रेज जो होता है वो लंबा होता है, ठीक है। अब अगर लंबा है वो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको धूल से टकराने का चांसेस ज्यादा मिलेगा, ठीक है। धूल से ज्यादा बोला अच्छा एटमॉस्फेयर से, अब ज्यादा टकराएगा तो तुरंत ही आपको, मैंने बोला कि जो शॉर्ट वेवलेंथ वाला उसका आपको स्कैटरिंग ज्यादा होता है, तो अब वो तुरंत स्कैटर कर गया। अब प्रॉब्लम ये है कि वो लोग स्कैटर पहले ही कर गया। अब मान लो अपना एटमॉस्फेयर यहां से स्टार्ट हो रहा है, वो आ रहा है, वो यहीं पे स्कैटर कर गया, पूरा सारा ब्लू 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 हो गया। अब इसके बाद जो आता है ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट में आपको रेड वाला बचता है, तो वो रेड वाला जो धीरे धीरे स्कैटर होता है वो इवेंचुअली लंबे में हमें दिखता है सुबह और शाम में, क्योंकि रेज आपको स्कैटरिंग हो रहा है लंबे लेंथ को लेकर, ठीक है। और वही दिन में होता है कि वो पाथ इतना छोटा होता है कि अभी भी, मतलब इस केस में भी ब्लू ज्यादा स्कैटर कर रहा है, लेकिन वो इतनी पहले स्कैटर, जैसे आप इसको ऐसे समझो कि मैंने दीवार पे एक ब्लू पेंट फेंका, ठीक है, अब उसके ऊपर मैंने फिर रेड पेंट फेंक दिया। अब बताओ पहले मैंने कौन फेंका, अभी भी मैंने पहले ब्लू ही फेंका, लेकिन दिख क्या रहा है, आपको दिख रहा है लाल। तो ये कैसे हुआ, क्योंकि ब्लू आपको पहले ही स्कैटर होकर आपको कहीं ऊपर दिख रहा है जाके हमको देख नहीं सकते, उसके बाद हमको रेड वाला ओवरलैप ओवर प्लेड वाला जो लेयर है वो दिख रहा है। तो यही मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसको एक बार आप ये जरूर पढ़िएगा, मैंने जो लिखा है ऊपर, ये आपको हेल्प करेगा, जो मैंने आपको डोमिनेंस ऑफ द लॉन्गर वेवलेंथ, ये डोमिनेंस मैंने इसलिए वर्ड यूज किया क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि ब्लू स्कैटर नहीं कर रही है, डोंट बी फूल्ड बाय दैट लाइन, ठीक है, अभी भी कर रही है, लेकिन वो अब हमें दिख नहीं रहा है बिकॉज वो बहुत पहले ही स्कैटर कर गया, ठीक है। और रेड लाइट स्कैटर्स लीस्ट, इसीलिए हमारा जो ट्रैफिक लाइट होता है वो क्या बोलते हैं उसको, रेड लाइट होता है, क्योंकि रेड लाइट आपको दूर से दिखना चाहिए, अदरवाइज आप वहाँ गाड़ी आगे रुकी हुई है और
फॉग है और लोग को दिखेगा नहीं तो आके धक्का मार देंगे, लेकिन वो स्कैटर होती नहीं है तो वो दूर से दिख जाएगा, ठीक है। द ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार, ये आपको स्टार ट्विंकल क्यों होता है, आपको किसी गैलेक्सी से स्टार की वो आ रही है, रोशनी आ रही है, ठीक है। अब ये यहाँ पे इसको अलग अलग लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर मिल रहा है, ठीक है। ये एक मीडियम था, इसकी डेंसिटी इससे अलग है, इससे अलग है, इससे अलग है, मतलब कि सारी डेंसिटी अलग अलग होते जा रही है, ठीक है। अब ये ऐसे घुसा, ये थोड़ा बेंड किया, यहाँ गया, फिर ये और बेंड किया, यहाँ गया और बेंड किया, लेकिन जो अब इमेज बन रहा एक आदमी के लिए वो कैसा बन रहा है, ये समझ रहे हो, ऑब्वियसली बहुत खराब डायग्राम है। तो आदमी यहाँ खड़ा है, अब इसको लगेगा लाइट यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, तो वो ट्विंकलिंग का अपीयरेंस दे देता है, ठीक है। तो इसीलिए मतलब कि रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट के कारण होता है, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज मैक्सिमम एट, ये देखिए ये पता होना चाहिए, इसको प्रोसेस को ही कहते हैं हम लोग एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ द वाटर। अब एनामोलस इंग्लिश वर्ड का आप जाके मतलब खोजिएगा, उसका मतलब ही होता है कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी टू द नॉर्मल फिनोमिनन, ठीक है। इसीलिए इसको एनामोलस एक्सपेंशन, मतलब कि 4 डिग्री पे इसका डेंसिटी हो गया सबसे, मतलब क्या हो रहा है आज, रिमोट ही गिरा दिया मैंने। हाँ 4 डिग्री पे इसका आपको डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम हो गया, उसके बाद ये एक्सपैंड करने लगा, डेंसिटी का हमको बढ़ाना है तो चीज़ों को कंडेंस करवाएंगे ना, इसलिए इसको एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर कहता है, ठीक है। अब वो क्यों होता है वो हमारे स्कोप के बाहर है, क्योंकि मैं लैटिस वो बाहर है, आप उसका स्ट्रक्चर बस चेंज करने लगता है, आप ये समझिए, उससे ज़्यादा हमें नहीं आएगा। आपको मैंने यहाँ पे लिख दिया बस कि अरेंजमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो क्रिस्टल लैटिस में चेंज करने लगता है, वो क्यों कैसे क्या हो रहा है वो हमारे स्कोप के बाहर है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ 50 डिग्री इन 50 डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट क्या होगा इक्वल टू, देखिए ये मैंने आपको फॉर्मूला किसी क्लास में बताया था, मैंने सो कॉल्ड अपने लिए एक ट्रिक चुना हुआ, आई डोंट नो आप लोगों को पसंद भी आया था कि नहीं आया था। क्या कर रहा हूँ मैं, f माइनस 32 इज इक्वल टू 9c, ये मैंने इसलिए चुना था क्योंकि कभी कभी मुझे कन्फ्यूजन होता था कि माइनस किसके होगा, 9 ऊपर रहेगा 5 नीचे रहेगा, ये सब अगर आपको वो इजिली याद हो जा रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन नहीं हो रहा तो मैं फिर से फॉर्मूला रिवाइज करवा दे रहा हूँ। देखो f क्या होता है, 6 होता है, ABCDEF देखना 6 वाला आता है, तो ये f के साथ 3 दूना 6 भी रहेगा, और 5 जो है वो किसके साथ रहेगा, 3 + 2 5 के रहेगा, तो ये तीनों तिगड़ी भाई एक साथ रहेंगे, ठीक है, ये हो गया। और इधर 9c, अब इसको ऐसे तो ये 2 ही बचता तो याद रहना चाहिए, लेकिन इसको भी मैंने ऐसे किया हुआ है कि 9 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ये c हो गया और बस 9 में एक यही तो जोड़ना है, तो 9c ये साथ रहेगा, ठीक है। अब ये फॉर्मूला तो हमें याद हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो फॉर्मूला फिट करना है, c की जगह क्या रख दिया हमने, 50 रख दिए, मतलब 9 × 50। अब इस 5 को अगर इधर ले आएंगे हम लोग, 5 यहाँ लिख दिए, ये 10 हो गया, दैट इज 9 × 10 × 90 हो गया। अब ये f माइनस 32 है तो 32 उधर ले गए, तो प्लस 32 किए तो क्या हो गया, 122 हो गया, जो कि आंसर नहीं दिया हुआ यार, अब क्या करें, तो भाई दिया हुआ है, चलो ठीक है, आप समझ गए। आई होप आपको अगर सही लगे तो यूज करना जरूर, ठीक है। द स्फेरिकल शेप ऑफ रेन ड्रॉप इज ड्यू टू द, ये होता है सरफेस टेंशन। देखो ये सब फिनोमेना, ये हुआ विस्कोसिटी हुआ, ड्रैग फोर्स हुआ, बर्नौलीज थ्योरम हुआ, ये सब हमें डीप में जरा सा भी नहीं जाना है, बस लेकिन बेसिक आइडिया होना चाहिए कि ये होता क्या है, बिकॉज एक क्वेश्चन अगर हमारा छूट गया जस्ट बिकॉज हम लोग को उसका डेफिनेशन भी नहीं पता था, तो ये बड़ा लॉस ऑफ मार्क्स होगा, ठीक है। तो सरफेस टेंशन ये होता है, समझो कि समझ लो इसको बस कि ये फीचर ऑफ द लिक्विड्स है, फ्लूइड है, लिक्विड नहीं फ्लूइड, जो कि आपको इसका सरफेस एरिया को ना मिनिमाइज करना चाहता है, ये आपको उसके सरफेस को इसको मैं कैसे जैसे मान लो आपको एक जेली है, जेली मैंने आपको ऐसे फेंका, ठीक है, जेली आपको राउंड शेप नहीं है, अब ऑब्वियसली आप तो नाप नहीं पाइएगा, जो एक पर्टिकुलर मास ऑफ जेली रहेगी अगर वो स्फेरिकल शेप में नहीं है ना, तो वो सबसे ज़्यादा एरिया अक्वायर कर रही है, अगर उसको सबसे कम एरिया अक्वायर करना है तो उसको अपने आप को स्फेरिकल शेप में बनाना पड़ेगा। तो ये मैथमेटिकल चीज़ है कि कोई भी चीज़ सबसे कम एरिया, सबसे कम वॉल्यूम कहाँ पे एक्वायर करेगी, तो वो आपको स्फेरिकल शेप में एक्वायर करेगी। तो ये हम इसमें कुछ कर नहीं सकते, इसमें जाकर पर रामानुजन जी को कंप्लेन करिए कि ये थ्योरी आपने क्यों बनाया। तो सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड दैट टेंड्स टू मिनिमाइज इट्स
सरफेस एरिया। ठीक है, बस हमको यही जानना है और कुछ नहीं, इसके अलावा आप जानिएगा तो अन्य से बहुत ये जान लीजिए। न्यूटन मीटर इसका वो होता है, मतलब कि फोर्स पर यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज कुछ भी नहीं। ठीक है, फिर हाईएस्ट विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है? तो रेजिस्टेंस, ये भी फ्लूइड में होता है। पहली बात, रेजिस्टेंस टू द इंटरनल फ्लो। मतलब इंटरनल फ्लो मतलब क्या होता है कि कोई भी लिक्विड फ्लो करना चाहती है, अब उसको वो रोके, जैसे रोकने के लिए तो हम लोग बाहर से कंटेनर लगा दे, तो वो रोकना नहीं, जब लिक्विड ही इंटरनली उसको रोके तो उसको हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं। अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे कि आप मध देख लो, जो कि इसमें दिया हुआ भी है। अब आप मध जब गिराते हो चम्मच में, देखते हो कि वही पानी गिराओ तो पूरा उलट जाएगा, वही मध आपको धीरे धीरे गिरता है। क्यों? क्योंकि जो मध है वो उसके अंदर वाली लेयर हर दूसरे लेयर को ना रोक रही है कि तुम मत बहो, मतलब फ्लो मत करो। ठीक है, तो ये आपको विस्कोसिटी होता है। ये समझ है, इस समझ को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसको कैसे भी दे सकता है कि विस्कोसिटी क्या होता है, कोई एक्सटर्नल फोर्स है, ये सब। तो वहां पे आपको ये कॉमन सेंस आना चाहिए। और दूसरी चीज हमें क्या पता होना चाहिए, इसका यूनिट, कि इसको यूनिट हम लोग पास्कल सेकेंड में यूज कर सकते हैं, इसको पॉइज कहते हैं। दूसरा मतलब एक ही चीज है लेकिन इसको पॉइज भी कहते हैं। और पास्कल सेकंड को हम लोग न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो ये ऑब्वियसली कन्वर्ट करोगे पास्कल तो आ ही जाएगा। पास्कल क्या होता है आपको? फोर्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और सेकंड यहाँ ऊपर में है तो सेकंड अपने आप आ गया। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बताया विस्कोसिटी। जो मैंने आपको समझाया है वही चीज बता रहा है कि स्टिकी है, थिक है, ये सब। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग क्वेश्चन तो सॉल्व ही नहीं किए। हाईएस्ट विस्कोसिटी किसमें है? देखो ऑब्वियसली ये दोनों तो सीधे कट जाएगा कंपेयर टू दिस दिन। अब यहाँ पे चुनना, आप तो यहाँ पे हाथ खड़ा कर दोगे, सर ये यहाँ पे हम कैसे करें, यहाँ तो अब लक वाली बात हो गई। नहीं हुई भाई, आप पीयूष राज के साथ हैं। आप देखिए पीयूष राज क्या बोलेगा आपको कि ब्लड आपके बॉडी में हमेशा फ्लो करते रहता है। दीज आर कॉमन सेंस। अगर जरूरी नहीं कि ये मैं साइंटिफिक बात कर रहा हूं। जस्ट बिकॉज ब्लड इज फ्लोइंग इन आवर बॉडी डजंट मीन कि वो हनी से आपको कम विस्कस होगा। लेकिन हमें चुनना है दो खराब सिचुएशन में, तो हम ये कॉमन सेंस लगा सकते हैं ना कि हाँ देयर इज अ गुड चांस कि ब्लड आपको हनी से कम विस्कस होगा, बिकॉज इट्स ऑलरेडी फ्लोइंग इन आवर बॉडी। ठीक है, तो आंसर आपका हनी होगा। ठीक है, तो ये सब कॉमन सेंस आपको ऑन रखना है। ठीक है, अब इसको आप दूसरी तरीका से भी देख सकते थे कि एक ऐसा द्रव्य जो कि आकाश में लटका हुआ है, मतलब आप पानी को कभी लटका सकते हो आकाश में, वो तुरंत गिर जाएगा, लेकिन वो आकाश में लटका हुआ है, मतलब वही छत्ता में, एंड स्टिल ड्रिप नहीं कर रहा है, मतलब कि वो विस्कस है, बहुत अपने आप को रोके हुआ है। और भी बहुत कारण होगा, ऊपर से कैप लगाया रहता है वैक्स वाला, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब कॉमन सेंस लगा सकते हैं हम लोग। ठीक है, व्हेन अ स्टोन इज टर्न फ्रॉम स्टोन इज ब्रॉट फ्रॉम अ सरफेस ऑफ द मून टू द अर्थ, देन क्या? इट्स मास विल चेंज। ऑब्वियसली क्या, और क्या, सीधा बात है। हाँ भाई, यही करके आओगे तो हो जाएगा दिक्कत। देखो मास होता क्या है? मास आपको होता है क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। जैसे मेरे देह में मुझे हंसी इसलिए आया कि हिंदी में भी मास को मास ही बोल रहे हैं हम लोग, मतलब मास समझ रहे हो, हिंदी का मास ये वाला मास, और यहाँ पे इंग्लिश वाला मास अलग है। जो हमारा जो हड्डी है, मांस है, और ये सब चीज, ये क्या कॉन्स्टिट्यूएंट एक चीज है जो कि स्पेस एक्वायर कर रहा है, इसी को हम लोग MASS कहते हैं। ठीक है, तो इसको मास कहते हैं। अब अगर मैं आप वो ले जाओ मुझे मून पे, वो बोरा में बंद करके ले जाओ, पीस पीस पटक पटक के भी ले जाओ, तभी मेरी चीजें तो सेम ही रहेंगी ना वहां पे एज अ मास। हाँ, वहां पे मैं हल्का प्रतीत होऊंगा। क्यों? क्योंकि वेट इज रिलेटेड टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये मैंने अपने पिछले क्लास में आपको समझाया था न्यूटन ये करके कि F = ma होता है। ठीक है, अब यहाँ पे A क्या है अर्थ पे, तो ये ग्रेविटी है, तो F = क्या हो गया? mg हो गया। अब mg अपना मास क्या है? मेरा मास मान लो जो भी होगा, मान लो 10 है। ठीक है, तो g कितना, 10 को 9.8 ले लिया, तो कितना हो गया? 98 न्यूटन। ठीक है, यहाँ पे kg मत लिख देना तुम लोग, ठीक है, बहुत लोग ये सब काम करते रहते हैं। और 98 न्यूटन, मेरा 98 नहीं है, मैं बस एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ। और तो ये हमारा क्या हो गया? ये फोर्स होता है, ये वेट होता है। ठीक है, अब ये मून पे क्या हो जाएगा? ये आधा हो जाएगा। क्यों आधा हो जाएगा? क्योंकि वहां पे जो ये A है, दैट इज वहां का जो G है, वहां का वो अर्थ से 1/6 है, तो ये आपका 1/6 इसका कर दोगे तो मून का आ जाएगा। ठीक है, फूड गेट्स कुक क्विकली इन द प्रेशर कुकर बिकॉज, पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ही समझो कि बॉइलिंग टेम्परेचर होता क्या है। तो बॉइलिंग टेम्परेचर वो होता है कि जब आपको ऐसे टेम्परेचर पे
जब लिक्विड वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो आपको बॉइलिंग टेम्परेचर एक्वायर होता है। अब इस सब वर्ड का मतलब क्या हुआ, ये सब तो बहुत झोल झाल वाला बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लिक्विड वेपर प्रेशर, लिक्विड हुआ कुछ भी हो सकता है, रसना हो सकता है, मध हो सकता है, अंडा का झोल हो सकता है, यू गेट द आइडिया, ठीक है। जो भी लिक्विड है उसको हम लोग जब गर्म करते हैं तो वो गैस में बनेगा ना, बिकॉज एवरी सब्सटेंस हैज अ सॉलिड लिक्विड गैस स्टेट। तो वो जब लिक्विड अपने गैस स्टेट पे जाएगा और वो लिक्विड जब इतना प्रेशर मारने लगेगा अपने ऊपर, जो कि एटमॉस्फेयर उस पर प्रेशर मार रहा है, और दोनों बराबर हो जाएगा, तो वो बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया, ठीक है। ये डेफिनेशन होता है। अब देखो इवेपोरेशन फिर अलग कैसे बॉइलिंग से, तो देखो इवेपोरेशन में सिर्फ सरफेस लेयर जो होता है ना, वही उस टेम्परेचर पे आया होता है, टेम्परेचर बोलना गलत है, उस एनर्जी पे आया होता है जो कि आपको उड़ रहा होता है। वो मतलब कि पूरा वॉल्यूम ऑफ जो लिक्विड है वो नहीं आया होता है। तो मतलब जब बॉईल कर रहे होते हैं हम लोग चीज़ों को, अजीब सी बात है कि हम लोग, चलो पहले क्वेश्चन बता ही दे रहे हैं कि अभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया, लेकिन हम लोग इधर उधर का सारा बात कर गए, ठीक है। तो जो हमारा जो लिक्विड बॉईल हो रहा होता है वो आपको पूरा बॉडी में हो रहा होता है। जो नीचे से आप देखना बबल्स निकल रहा होता है, तो बबल्स क्या है, वो पानी में, वो बबल्स कहाँ से आ गया, दैट इज गैस मैन। वही तो आपको इवेंचुअली वो अपने गैस स्टेट में आ चुका है एंड वो ऊपर फेंकाना चाह रहा है, ठीक है। तो इसीलिए पूरे बॉडी को वो उस टेम्परेचर पे ला चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब हम चले गए वहां पे पहाड़ पे क्या होता है, प्रेशर कम होता है। मतलब कि अगर मान लो समुद्र के लेवल पे आपको 10 प्रेशर है, तो ये आपको वेपर प्रेशर कब इक्वल होगा, जब ये 10 पहुंच जाएगा, ठीक है। अब पहाड़ पे वो 5 है, तो ये वेपर प्रेशर कब इक्वल हो जाएगा, 5 पे ही हो जाएगा। अब लिक्विड को 5 पे लाना गर्म करके इजी है या 10 पे, ऑब्वियसली 5 पे। मतलब कि लिक्विड शायद 42 डिग्री पे ही आपको उबलने लगेगा, शायद 70 डिग्री पे ही उबलने लगेगा, ठीक है। अगर वाटर की बात कर रहे हो, ऑब्वियसली डिफरेंट लिक्विड है, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको वो 72 डिग्री पे उबलने लगा। अब इससे घाटा क्या है, अब आपने जो आलू ले गए थे कि चोखा खाएंगे हम, अब आलू का शायद जो भी मॉलिक्यूल्स है वो टूटता ही है 85 डिग्री पे, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। तो अब क्या होगा, वो तो 72 डिग्री पे उबल के आपको 5 मिनट में उड़ जाएगा, तो आलू तो आपको पका ही नहीं, तो पका ही नहीं तो इवेंचुअली आपका खाना खराब हो गया। तो वही बात यहाँ बताया जा रहा। अब वहां पे हमने प्रेशर कुकर डाल दिया, प्रेशर कुकर में क्या होगा, आपको प्रेशर कुकर में हमने एक्स्ट्रा प्रेशर डाल दिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर है, तो क्या होगा कि उसका बॉइलिंग पॉइंट तब होगा जब वो एक्स्ट्रा प्रेशर को रीच कर जाए। दैट इज, अब वो जो 10 प्रेशर एटमॉस्फेरिक का था, अब इसको कितना, शायद 40 पहुंचना है। अब 40 पहुंचने के लिए हमको और बत्ती मारना पड़ेगा। अब बत्ती मारे जा रहे हैं और इसका टेम्परेचर ऊपर जाए जा रहा है, तो ये शायद 130 डिग्री पे जाके बॉईल करेगा। अब 130 डिग्री पे बॉईल किया तो आलू भाई साहब का तो बच गया बैंड बाजा, वो तो 85 पे ही टूटने वाले थे, यहाँ तो 130 पहुंच गया। मतलब कि फूड विल बी वेरी गुड कुक्ड फूड। तो ये आइडिया आपको दोनों लगा दिया मैंने कि अब इसमें जैसे भी क्वेश्चन है आप खूब फिट करना, आप ही बताओ आपको आंसर। आई होप आपको इसका पता होगा, जरूर बता दोगे इतना कॉन्सेप्ट के बाद, ठीक है। सोलर एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम, ये क्वेश्चन तो भाई मैं नहीं अटेम्प्ट करूंगा भाई, ये मेरे स्कोप के बाहर है। इतना टफ क्वेश्चन तो मैं अटेम्प्ट कर ही नहीं सकता हूं यार। एनर्जी इज क्रिएटेड इन द, देखो ये मैं आपको समझा चुका हूं, तो आई वुडंट रिपीट इट अगेन। न्यूक्लियर फ्यूजन, अरे फिजन पे मार दिया मैंने मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल भी रहा हूँ, मार भी दिया फिजन में। भाई ये सब एग्जाम में होता है, आदमी को लगता है कि मैं गलत सही मार के आ रहा हूँ, गलत पे मार के आ जाता है, ठीक है। तो एनीवे वो सब अलग बात है। फ्यूजन होता है क्या, दो छोटी चीज़ें जब कंबाइन करके बड़ी चीज़ें बनाती हैं तो उसको फ्यूज़ करते हैं। जैसे कि आप सॉकेट लगाते हो अपना पंखा का स्विच में, तो क्या करते हो, फ्यूज़ में उसको लगा दिए, वैसे याद कर सकते हो, ये सब तरीका है, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन करती है, हीलियम बनाती है, सिर्फ हीलियम बनाती है ना, नहीं भाई और भी बनाती है, लेकिन 98% जो होता है वो ये रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये वाला बात मैं बताना चाहता था। फिर देखिए ये क्वेश्चन सिंस ये पक्का 90 के बीपीएससी का क्वेश्चन होगा, तो ये रेलेवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अभी जो ये चीज हो रहा है वो होगा। जैसे मान लो, बताओ ये डेट पूछा ना, 23 अगस्त को क्या हुआ था, 23 अगस्त ऑप्शन में दिया हुआ है, 2 सितंबर दिया हुआ है, और कुछ और ले लो यार, ये दोनों बहुत सिग्निफिकेंट डेट है तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस दिन क्या होगा आपको बताना, ठीक है। फिर द ईयर, ऑब्वियसली ये सब पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सिंस क्वेश्चन था तो मैंने दे दिया, तो प्लूटो का 248 ईयर्स। अगेन ये भी देखो, ये सब बहुत पहले वाला चीज़ है। अगेन ये बताओ कि आदित्य 11 अभी जो हम लोग सन पे भेजे है ना, सन पे जो लैंड करने वाला है, अगर जितना भी बच्चा तुम लोगों से मूरी हिलाया है ना अपना कि हाँ लैंड करने वाला है, तो अपने आप को तमाचा मारो, ठीक है ना। सन पे लैंड कर जाएंगे हम लोग, उतना गर्म चीज़ झेल पाएंगे,
हाँ देखो, आदित्य एल वन होता क्या है, देखो आदित्य एल वन बोल रहा हूँ। आदित्य एल वन किससे कौन से रॉकेट से छोड़ा गया है? ऑब्वियसली GSLV, इतना दूर तक और कौन ले जाएगा भाई, है ना? और या PSLV है यार, अब तो तुम भी कंफ्यूज कर दिया यार। जी, आई हो दादा, अब क्या मारे। देखो यार, ये मैंने जानबूझ के दिया था, बिकॉज बहुत लोग कंफ्यूज करेंगे इसमें। जो हम लोग चंद्रयान पे भेजे हैं वो GSLV MK3 है, ठीक है। जनरली हम सोचते आते हैं कि GSLV बड़ा है तो वो अब हम सूरज पे भेज रहे हैं तो उसमें तो GSLV होगा ही होगा। नहीं भाई, वहाँ PSLV है, तो चेक कर लेना जाके आप लोग, ठीक है, कि GSLV MK3 क्या है, PSLV क्या है, PSLV कौन सा यूज हुआ है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। द टाइम टेकन बाय द सनलाइट टू रीच द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली। यार ये सब क्वेश्चन का ना मुझे लिटरली नहीं पता होता आंसर क्या है, मैं बता रहा हूँ क्यों। अब देखो, ये तो फिर भी ठीक है कि यहाँ पे वो वाला ऑप्शन नहीं है कि नो एंड मोर देन अबव वाली, ठीक है, इसलिए हम लोग शायद ये आराम से मार देंगे, बिकॉज 8 मिनट कुछ है तो इसको मार देंगे। लेकिन मान लो यहाँ पे नो एंड मोर दिया होता तो फिर क्या करते यार, बिकॉज 8.5 तो एग्जैक्टली है नहीं, 8.5 मिनट क्या बोलेगा, 8 मिनट 30 सेकंड, जबकि पहुंचता है 8 मिनट 20 सेकंड में। अब आपको लगेगा नहीं नहीं वो तो ऐसे ही लिख दिया होगा, 8 मिनट 20 सेकंड के क्लोज में है, आप इसको मार के आ जाओगे, बोल देगा कि नहीं आपको 8:20 पता होना चाहिए था, तो नो होना चाहिए था आंसर। अब आप नो मार के आए और फिर बोल देगा कि नहीं इतना तो क्लोज था, तो इतना तो कॉमन सेंस आपको लगाना चाहिए कि इतना क्लोज है तो यही आंसर होगा। तो आई रियली डोंट नो इसमें PSC क्या आंसर लेती है, उन लोगों को ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। एकदम एग्जैक्ट जो है वो 2 है यार, 8 मिनट 20 सेकंड है वो 2। तो यू गेट द आइडिया, कंफ्यूजन में जो आपको क्रिएट करने वाला था वो क्या होता है। और ये आपको एग्जैक्टली 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, ये आपको पता होना चाहिए। डिस्टेंस क्या, सन का मैंने एक वीडियो बनाया था बहुत पहले, लगभग 20-25 दिन आदित्य 11 के समय, उसमें मैंने आपको सन का सारा सरफेस के बारे में समझाया था, तो हो सके ज़रूर जाकर देखिएगा, बिकॉज वो फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, कोरोना CME मतलब कोरोना मास इंजेक्शन, सोलर फ्लेयर, फिर आपको और भी बहुत सारे चीज़ थे जो मैंने आपको समझाया था। तो अभी आ सकता है उससे क्वेश्चन, बिकॉज आदित्य 11 पे हम लोग मतलब लॉन्च किए, ठीक है। सनलाइट रीचेस, अब देखो एग्जैक्टली जो अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था वही चीज़ है यहाँ पर, ये दोनों आए हुए हैं, दोनों अलग अलग समय में, तो ये समझो क्या प्रॉब्लम होता है। अब आप नन मारोगे तो बोलेगा अरे 8 मिनट तो दिया ही हूँ मैं, फिर क्यों नहीं मारा आपने। और आप अगर 8 मिनट मारोगे तो भाई तुमको पता नहीं है 8 मिनट 20 सेकंड होता है, तो करे क्या। तो मैं देखिए मैं चूज यही करूंगा 8 मिनट, क्यों मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि वो जब ये क्लेम करेंगे ना कि अरे कम से कम 8 मिनट तो तुमको पता होना चाहिए था, कम से कम इतना तो तुमको पता होना चाहिए था कि 5 नहीं है, 6 नहीं है, 10 नहीं है, 8 तो है, तो आपको लड़ाई करने का मौका मिलेगा कि हाँ इतना तो है कि तुम रेडिकुलस वाला काम किए हो, हम नहीं किए, तो इसलिए मैं 8 मारूंगा, ठीक है। विथ विच इंस्ट्रूमेंट इज ह्यूमिडिटी मेजर्ड। ये देखो, ये क्वेश्चन में जो मैं हमेशा कॉमन सेंस करते रहता हूँ, यहाँ पे कॉमन सेंस का हो जाएगा आपको हालत खराब। क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी जैसे देखेंगे हम लोग हाइड्रोमीटर मार देंगे, क्योंकि हाइड्रो आपको वाटर होता है। नहीं भाई, ये रिलेटिव डेंसिटी मेजर करने के लिए यूज होता है, तो कभी कभी कॉमन सेंस आपको बैकफायर भी करता है, ठीक है। आंसर आपको है हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर। पायरोवर्ड जहाँ पे मिले ना वहाँ पे आप टेम्परेचर को जोड़ देना, उसको लेके जो भी चीज़ हो आपको, पायरोमीटर, अभी कुछ वर्ड याद नहीं आ रहा है, मतलब बेसिकली बहुत ये आपको यूज कब होता है, हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए। और लैक्टोमीटर, जैसे लैक्टिक एसिड आपने सुना होगा, लैक्टिक एसिड तो गलत रेफरेंस हो गया, लैक्टोज सुना होगा, टॉफी, वो किससे बनता है, मिल्क से बनता है, ठीक है। तो ये आपको वहां से आ रहा है, मतलब कि ये दूध का रिलेटिव डेंसिटी नापने का वो चीज़ है, ठीक है, मैंने मेंशन कर दिया, पढ़ूंगा नहीं, ठीक है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, ये प्रेशर भी बड़ा फेवरेट टॉपिक है, एटलीस्ट BPSC का तो है ही, अदर PSC का भी होगा ही होगा, ठीक है। तो ये तो ऑब्वियसली है न्यूटन स्क्वायर मीटर। ये आपको स्केलर है कि वो है वेक्टर है, तो स्केलर है, यहाँ बहुत लोग गलती कर जाते हैं, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट ही क्वेश्चन था, तो ये आपको पता चल गया कि देखो वही क्वेश्चन दिया, ये आपको वेक्टर है, वेक्टर है, वेक्टर है, स्केलर है। अच्छा वेक्टर में खाली मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो वो वेक्टर हुआ कि मतलब कि मैग्नीट्यूड सेम रह रहा है, वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है खाली, तो वो चेंज कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, हाँ तब भी कहलाएगा। तो ये याद रखिएगा, वेक्टर क्वांटिटी होता ही क्या है कि उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हमें जब कोई समझ चाहिए तो उसकी दोनों चीजें चेंज होनी चाहिए, जरूरी नहीं कि दोनों साइमल्टेनियसली हो, कोई एक भी चेंज होगा तो देयर इज अ चेंज इन दैट वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। दोनों मतलब क्या, डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट हैव अ यूनिट। देखो स्ट्रेस का जो यूनिट होता है ऑब्वियसली प्रेशर वाला यूनिट होता है, क्योंकि इसका डेफिनेशन ही है फोर्स आपको पर यूनिट एरिया, ठीक है। फोर्स तो पता ही है, प्रेशर आपको पता ही है जो भी आपको मैंने बताया, तो बचता है स्ट्रेन। क्यों स्ट्रेन क्यों है,
स्ट्रेन का डेफिनेशन होता है डेल एल बाई एल, मतलब कि चेंज इन लेंथ, ये लेंथ था अब इतना हो गया चेंज, तो ये चेंज इन बाई लेंथ मतलब मीटर बाई मीटर, मीटर मीटर कट गया, इसीलिए आपको स्ट्रेन होता है, ठीक है। तो जिसका यूनिट नहीं है, और ये मैंने आपको दिया हुआ स्ट्रेस बता ही दिया आपको कि ये रिस्टोरिंग फोर्स होता है। जैसे रबड़ को आप तीरते हो तो क्या होता है कि आपको रबड़ अपने आप को फिर से वहाँ पे लाने के लिए मतलब नेचुरल टेंडेंसी उसमें होता है, तो वो आपको वो जो आप तीर रहे हो ना वो आपको समझिए स्ट्रेस उस पर क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। और इसका भी यूनिट आपको वही होता है। और स्ट्रेस आपको टेंसाइल हो सकता है, खींचना, कंप्रेशन में भी तो होगा, रबर है, बचपन में जो रबर मिटाने वाला होता था हम लोग कितना उसको दबाते रहते थे, ठीक है, तो वो कंप्रेसिव स्ट्रेस डालते थे उस पर। फिर टेंसाइल हो गया। शियर क्या होता है, देखो शियर स्ट्रेस क्या होता है, जैसे आइसक्रीम देखते हो ना आप लोग, अब जब ब्रिक लाते हैं हम लोग, ठीक है, तो मान लो एक ब्रिक को ऊपर में थोड़ा पकड़े, दूसरे ब्रिक को नीचे पकड़े, ऐसे धक्का दे दो, देखना वो टूट जाएगा। तो वो क्या हुआ, जब पैरेलल एरिया एक दूसरे को काटने को उतारू हो जाए तो उसको शियर कहते हैं, ठीक है। फिर यंग्स मॉड्यूलस, शियर मॉड्यूलस और बल्क मॉड्यूलस तो मैंने आपको समझाया भी था, तो इसको तो रिपीट नहीं करूंगा। ये आपको होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, यंग्स मॉड्यूलस, क्योंकि ये सब छोटे छोटे मैंने बोला ना, ये सब वो टॉपिक है जो बस डेफिनेशन वाइज आएगा, इतना तो कम से कम हमें पता होना ही चाहिए। तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन आपको यंग्स मॉड्यूलस हो गया, शियर मॉड्यूलस क्या हो गया, बस यहाँ पे आपको शियर स्ट्रेस लगेगा, तो ये आपको होना चाहिए। शियर मॉड्यूलस मेजर द मटेरियल रेजिस्टेंस टू शियरिंग फोर्स, ये मेन वर्ड है। वेयर एडजेसेंट लेयर्स ऑफ द, मैंने समझा दिया आइसक्रीम वाले से, ये आपको साउंड वाले में मैं समझा ही चुका। ये क्या है, पॉइजन रेशियो, तो ये होता है लैटरल। देखो जब हम लोग फोर्स ऐसे लगा रहे हैं तो ये चीज पतला भी होगा और ये चीज तिराएगा भी, तो इसको कहते हैं लैटरल, मतलब फोर्स के परपेंडिकुलर वाले डायरेक्शन में, और जो इसके डायरेक्शन में उसको कहते हैं आपको एक्सियल। तो ये लॉन्गिट्यूडनल बोल दो, लैटरल बाय लॉन्गिट्यूडनल आपको स्ट्रेन आएगा, तो आपको इसको कहते हैं पॉइजन रेशियो, ठीक है। अब इसका यूनिट क्या होगा भाई, दोनों स्ट्रेन है तो कहां से यूनिट होगा, ठीक है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, द वेवलेंथ ऑफ द रेड लाइट इज लेस देन दैट ऑफ द वॉयलेट लाइट, द वेवलेंथ ऑफ द रेड लाइट इज मोर। देखो ये तो आप बनाओ, अभी मैं वो कोई सवाल आया था उसमें आपको बनवाया था, कमेंट लिख रहा हूँ, एक कमेंट लिख नहीं पाता हूँ मैं, कमेंट, ठीक है। मेरी हैंडराइटिंग वैसे काफ़ी ख़राब है, आपको पता है, आपको दिख ही गया होगा, जैसे जितना मैं हैंडराइटिंग ख़राब नहीं लिखता उससे ज़्यादा कट्टम कुट्टिम करता है, वो बोर्ड पे भी आपको दिखता होगा बहुत, मेरा कॉपी में ऐसे ही गंदा गंदा लिखा रहता था, ठीक है। ये यार फिर आप बनाना, इसको कमेंट जरूर करना, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन यार, ये आपको मैं बता चुका हूँ 2 3 4 5 बार, तो आई होप आप इतना तो केपेबल हो ही गए हो कि इसमें आप डिफ्रेंशिएट कर लो, ठीक है। When a film of soap appears, अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या बोलता है कि जो सोप का बबल होता है वो हमको चमकीला चमकीला क्यों दिखता है, तो देखो इसमें होता क्या है, जैसे कि ये बबल, ये आपको एक डायमेंशन में ड्रॉ कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अपने दिमाग में स्फीयर विजुलाइज करो। अब लाइट गया और कुछ अंदर रिफ्रैक्ट करके अंदर जा रहा, तो मतलब रिफ्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, कुछ रिफ्रैक्ट कर गया, कुछ क्या हुआ आपको वहीं से रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। अब वो रिफ्लेक्ट तो वही है, अब रिफ्रैक्ट करके कुछ लाइट अंदर गया और दूसरे वाले सरफेस से कुछ रिफ्रैक्ट हो गया, कुछ रिफ्लेक्ट हो गया। अब ये जो रिफ्लेक्ट होकर फिर से वापस आ रहा है, ये दोनों जब आपस में इंटरफेयर करेंगे तो आपको वो कलर देता है, तो ये आंसर क्या होगा, इंटरफेरेंस, ठीक है। आपको ये नहीं भी पता होता तो ये तीनों आप खाली काट सकते थे सीधे, ठीक है, कि ये तो पॉसिबल नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं। ये इतना डेफिनेशन देखिए आप लोग के लिए लिखता हूँ यार, आप लोग पढ़ा तो जरूर करो, नहीं तो सारा मेहनत मेरा बेकार जाएगा, नहीं तो मुझे लिखने का क्या जरूरत पड़ा है। तो पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ द सेंट, ये देखिए इतना रिडिकुलस क्वेश्चन है, ये इतना बेकार क्वेश्चन है खाने का नहीं, कभी कभी तो लगता है कि बीपीएससी का जो पेपर आया उसके पेपर में लिख के दे दो रिडिकुलस। अब देखो द पॉजिटिव चार्ज पार्ट ऑफ द सेंटर ऑफ एन एटम इज कॉल्ड, आंसर न्यूक्लियस मार्क है, प्रोटॉन क्यों नहीं होगा, ये दोनों ऑप्शन उस पर से, ये तब जब आप ये वाला ऑप्शन दे रहे हैं, मोर वाला ऑप्शन। अब मोर में हम इस पे मारे या मोर पे मारे, आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। बस इस क्वेश्चन को एकदम लास्ट में हमको माई बाप करके अगर सॉल्व करना है तो हम इस वर्ड को यूज कर सकते हैं कि द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल लिखा होता तब प्रोटॉन चुनते, तो लेकिन ये रेडिकुलस है यार, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो आंसर इसका पार्ट है, तो इसीलिए न्यूक्लियस होगा, ठीक है। द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड टू गैस इज कॉल्ड, ये तो वो होता है कंडेंसेशन होता है क्या, नहीं भाई सब्लिमेशन होता है, ये तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। द टेम्परेचर पॉइंट एट विच सॉलिड लिक्विड गैस, अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है कि ऐसा टेम्परेचर जहां पे सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों साथ में, मतलब समझो
कि पानी आपको वेपर भी मतलब उड़ते भी रहेगा, वहीं पे वो आइस के फॉर्म में भी रहेगा, वही लिक्विड फॉर्म में भी रहेगा, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट को हम लोग कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। अब देखो ये अगर नहीं भी पता हो तो ट्रिपल वर्ड आपको 3 स्टेट दे रहा तो आप गेस कर सकते थे, ठीक है। तो ये हम समझ गए। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट मैंने समझा ही दिया आपको। मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट में अंतर क्या है? तो मेल्टिंग में क्या होता है कि आइस मेल्ट करता है, आइसबर्ग सुनते रहते हो ना कि अपना अंटार्कटिका से मेल्ट कर रहा है, तो मतलब कि वो लिक्विड सॉलिड से लिक्विड में आ रहा है, मतलब कि सॉलिड से लिक्विड में आ रहा है, तो क्या करता होगा वो अच्छा ये तो आप समझ ही गए। अच्छा, ये इससे पहले मैं आपको एक और बात बता कि ये फेज चेंज होता है, ठीक है, कि जैसे सॉलिड से जब आपको जो पॉइंट होता है ना वहां पे आपको, अब वही है यार, फेज आप लोग को पता है कि नहीं पता है? जैसे आपको इतना तो पढ़ा ही होगा यार, लैटेंट हीट और ये सब, लैटेंट और फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब वाला पढ़ा है ना आपने, आई होप पढ़ा ही होगा यार, नहीं पढ़ा, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है मेरे दिमाग में हमेशा चलते रहता है कि बहुत सारे आर्ट्स वाले, ज्योग्राफी वाले, आपको इंग्लिश वाले, लिटरेचर वाले बच्चे होंगे, उन्होंने शायद नहीं पढ़ा होगा, तो उनको ये सब वर्ड फेंक दूँ तो उनको समझ ही में नहीं आएगा कि क्या बोला जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये बताना चाहूँ, ये जो एनर्जी जो मेल्टिंग या फ्रीजिंग है, ये फेज चेंज के लिए काम आती है, ना कि आपको जैसे उसका टेम्परेचर इंक्रीज करवा रही है, ठीक है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। और आपको जो प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग होता है ये एक्सोथर्मिक है। ऑब्वियसली आप लिक्विड से सॉलिड में जा रहे हो, ठीक है, तो मतलब लिक्विड के पास तो ज़्यादा एनर्जी है ना, वो तैर सकता था, कूद सकता था, और वो एकदम कंडेंस होकर सॉलिड बन गया, तो अपना कुछ एनर्जी शेड किया होगा, तो वही एक्सोथर्मिक बनाता है, जहाँ ऐसी रिएक्शन जहाँ पे एनर्जी निकलती है, और वही मेल्टिंग में क्या हो जाएगा, आपको उल्टा हो जाएगा, ठीक है। फिर मेल्टिंग आपको एंडोथर्मिक, कि आइस को हम लोग गर्मी देंगे तब तो वो पिघलेगा। ट्रिपल पॉइंट मैंने समझा दिया। अच्छा, ये वाटर का आप याद कर सकते हो, ये बेसिकली 0.001 डिग्री सेल्सियस ये प्रेशर है, तो नहीं देना चाहिए, लेकिन सिंस ये बहुत रेयर फिनोमिनन है तो आदमी को वैल्यू थोड़ा रट ही लो, तो क्या दिक्कत है यार, मेन प्रेशर हम लोग को याद नहीं रहेगा, वो तो याद रह जाएगा, तो ये आप रट लेना, ठीक है। ये एग्जैक्टली देखो कि इस प्रेशर पे, दैट इस डिग्री सेल्सियस पे या 273 केल्विन पे, आपको ये दोनों ऑब्वियसली एक ही चीज, समझ रहे हो ना, तो यहाँ पे तीनों स्टेट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। द कॉस्मिक रेज आर, ये क्वेश्चन में क्या बोलूँ यार, अभी साइंटिस्ट लोग खुद आपको डिस्कवर करते रहते हैं कि कॉस्मिक रे एग्जैक्टली क्या है, लेकिन ये सब हमारे क्वेश्चन में आ जाता है। लेकिन अभी तक जो आपको इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से कॉस्मिक रेज आर चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। तो इसको याद रखें, ये आपको प्राइमरीली हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से आता है, लेकिन कुछ कुछ हमारे सन से भी निकलता है, लेकिन प्राइमरीली हमारे सन के बाहर से आता है। ये चार्ज पार्टिकल थे, दैट इज आपको एक ऐसा एटम जिसके इलेक्ट्रॉन को नॉक ऑफ कर दिया तो वो शायद प्रोटॉन बचा, या उसका कुछ चार्ज्ड आयन बचा, वो बाहर से आ रहा है, बिलियंस ऑफ अमाउंट में आ रहा है, वो हमारे एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल से, मतलब कि गैस वैस से टकराता है, उसको भी शेड ऑफ कर देता है, उससे कुछ सेकेंडरी पार्टिकल्स निकलते हैं, तो ये हमें बस जानना चाहिए, ठीक है। ऑल्दो यहाँ रेज लिखा हुआ है, लेकिन होता ये पार्टिकल है, ठीक है। तो यहीं पे हमारा ये दिया होता है। एंड दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन, बिकॉज हमने शतक मार दिया, ठीक है। आई होप आपको फिजिक्स का ये सीरीज अच्छा लगा होगा, एंड हो सके कोई क्वेश्चन आपको ठीक से समझ में नहीं आया हो तो उसका बहुत हद तक मैं रीज़न जो समझता हूँ, वो मेरे पास समय की कमी होती है, मैं बहुत टॉपिक को इलाबरेट नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज दिस इज ए MCQ प्रैक्टिस। अगर आपको ऐसा लगा है कि कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ पे आया, ठीक है, तो कमेंट करिए, आप बताइए कि सर वो वाला टॉपिक थोड़ा फिर से बता देते तो और भी अच्छा होता, तो हम कोशिश करेंगे उसको फिर से बनाने के लिए। और फिर तब तक के लिए चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।